हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज प्रैक्टिस सेशन। फ्रेंड्स, आज का ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें हम टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन से रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल सेशन में आपके साथ में सबसे पहले गार से रिलेटेड जो प्रोविजनल थिंग्स थी वो डिस्कस की थी। तो प्राइमरली हम गार से रिलेटेड जो भी ऑल रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। हम मई 2025 नवंबर 2023 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, इन मार्च 24 एंड दिसंबर 25 की एमटीपी का भी जो पार्ट रहा उस क्वेश्चन से क्या यहां पर गिवन है, क्रिटिकली एग्जामिन द फॉलोइंग केसेस एंड डिस्कस वेदर द प्रोविजंस ऑफ गार कैन बी इन्वोक्ड इन दीज केसेस। पहला केस देखिए, शिवा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। यूनिट एक्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन मींस वो यूनिट जिसके प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में ये कंपनी सेक्शन 10AA में डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगी, तो ये हो गया इनका एलिजिबल बिजनेस। एंड यूनिट वाई इन नॉन एसईजेड, मतलब यूनिट वाई में जो इनकम आएगी उस पर शिवा लिमिटेड टैक्स पे करने के लिए लायबल कहलाएंगे। नाउ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज are carried out in unit Y, while unit X only does the packaging of goods manufactured by unit Y. In its books of accounts, it shows the manufacturing is to be carried out in unit X and claims allowable deduction. अब आप देख रहे हैं ये शिवा लिमिटेड क्या कर रही है, ये फैक्ट्स का मिसरिप्रेजेंटेशन कर रही है। ये तो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स का केस हो गया ना कि हाँ एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है यूनिट वाई के द्वारा और आप दिखा रहे हैं उस मैन्युफैक्चरिंग को यूनिट एक्स के द्वारा की गई, तो ये तो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स का केस हो गया। ये तो टैक्स एवेजन में आएगा। और आपको याद है ना कि गार के जो प्रोविजंस हैं एक्चुअली ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स हैं। मतलब क्या कि ये टैक्स अवॉइडेंस के केसेस पर एप्लीकेबल बनाए गए हैं। हमने सबसे पहले गार की एप्लीकेबिलिटी जो कॉन्सेप्चुअल सेशन में डिस्कस की थी वहां हमने ये डिस्कस किया था ना कि टैक्स प्लानिंग या टैक्स एवेजन के केस में तो गार के प्रोविजंस अप्लाई होते ही नहीं। हां, गार के प्रोविजंस केवल टैक्स अवॉइडेंस के केस में एप्लीकेबल होते हैं और वो भी टैक्स अवॉइडेंस का ऐसा केस जहां पर सार गिवन ना हो, जहां स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स गिवन होंगे, तो वहां पर जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स है वो पिक्चर में नहीं आएंगे। तो जिन गार की एप्लीकेबिलिटी को हमने डिस्कस किया था ना कि ये केवल और केवल टैक्स अवॉइडेंस के उस केस में एप्लीकेबल होंगे जिस केस में सार गिवन ना हो, राइट। तो बस अब आप देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसमें एक्चुअली ये मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स मतलब टैक्स एवेजन का केस है, इसीलिए यहां पर गार के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। और आइए जरा मैं अब आपको लेकर चलता हूं थोड़ा आगे। मेसर्स RH स्टील्स, देखिए जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना फ्रेंड्स वही आपको यहां पर गिवन है। देखिए तो ये जो टैक्स एवेजन का केस है, हां इस केस को डायरेक्टली एसएससी के पार्ट पर सिंस टैक्स बचाने की कोशिश की जा रही है, टैक्स चोरी की जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन को हैंडल किया जा सकेगा। गार के प्रोविजंस को यहां पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के केस में गार के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते भी नहीं, मतलब टैक्स एवेजन का केस यहां आता भी नहीं। अच्छा दूसरा केस देखिए, मेसर्स RH स्टील्स लिमिटेड is a company incorporated in India. It sets up two units, one in special economic zone and another in non-special economic zone area for manufacturing of steel bottles. The company transfers the profit of non-SEZ unit to SEZ unit at a price lower than the fair market value. In respect of such products manufactured from non-SEZ unit, only insignificant manufacturing activity takes place in SEZ unit. In this way, the company is able to show higher profits in SEZ unit than in non-SEZ unit and consequently claims a higher reduction in computation of income. The sales from bottles transferred from non-SEZ unit constitute 15% of total turnover of SEZ unit can
प्रोविजंस ऑफ गार बी इन्वोक्ड? तो फ्रेंड्स पहले तो आपको क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि यहां अगर एसएससी ने अगर नॉन एसईजेड यूनिट में जो स्टील बोटल्स उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके अगर उनको एसईजेड यूनिट को ऑफिशियली ट्रांसफर दिखाया है, लेकिन जो एफएमबी है उससे लोअर प्राइस पर उसका ट्रांसफर उन्होंने नॉन एसईजेड यूनिट से एसईजेड यूनिट में अगर दिखाया है, जिससे नॉन एसईजेड यूनिट में जो इंटर यूनिट सेल है वो कम नजर आए, वहां जीपीएनपी कम बुक हो पाए, टैक्स कम जाए। नो डाउट एसईजेड यूनिट में जो इंटर यूनिट परचेज है वो कम अमाउंट पर शो होगी, वहां पर जीपीएनपी ज्यादा आएगा, लेकिन उसके लिए तो सेक्शन 10AA में जो डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये इंटर यूनिट ट्रांसफर का जो केस है वो हमें देखने को मिल रहा है कि एसएससी के द्वारा नॉन एलिजिबल बिजनेस से एलिजिबल बिजनेस में जो गुड्स का ट्रांसफर है वो किया जा रहा है, और एफएमबी से लोअर प्राइस पर वो ट्रांसफर हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे इंटर यूनिट ट्रांसफर के केस में तो आप याद कीजिए सार गिवन है ना, आपने डिडक्शन चैप्टर में कितनी आईए सबसेक्शन 8 देखा था, जहां पर एओ एफएमबी पर ट्रांसफर ट्रीट करके जो प्रॉफिट आएगा केवल उसी की डिडक्शन दे पाएगा। अगर ये एसईजेड वाला केस है तो सेक्शन 10AA में आपने सबसेक्शन 9 देख रखा है, जो ये कहता है कि इस तरह की सिचुएशन में एफएमबी पर डीम्ड ट्रांसफर ट्रीट करके प्रॉफिट को डिडक्शन के लिए केवल एलिजिबल ट्रीट किया जाएगा। अगर ये ट्रांसफर 20 करोड़ रुपीस से ज्यादा का हुआ तो ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कहलाएगा। सेक्शन 92BA में स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में ये केस आ जाएगा, और एएलपी एफएमबी ट्रीट करके जो प्रॉफिट आएगा वो कंसीडर किया जाएगा। तो मतलब क्या स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स यहां पर गिवन है, तो जहां पर स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स गिवन हो वहां जनरल की क्या जरूरत है। ऐसे केस में गार के जो प्रोविजंस हैं वो पिक्चर में नहीं आएंगे, ऐसे केस में गार के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं किए जाएंगे। ये मैं कुछ नया थोड़ी ना रख रहा हूं, मैंने पूरी केस स्टडी माय डियर फ्रेंड्स आप याद कीजिए इस पर बनाई थी। देखिए ये सिचुएशन जो अभी आपने यहां पर देखी है कि नॉन एसईजेड, देखिए अभी ये जो सिचुएशन माय डियर फ्रेंड्स हमने यहां पर जो अभी डिस्कस की है कि नॉन एसईजेड में एक्चुअली गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस हुए थे, उनका ट्रांसफर आपने ऑफिशियली एसईजेड वाली यूनिट में लोअर प्राइस पर अगर शो किया है, तो ये इंटरनल ट्रांसफर का जो केस है वहां पर सार एग्जिस्ट करता है, तो वहां गार के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में नहीं लाए जाएंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है। राइट ना फ्रेंड्स, आइए आपको मैं अगले क्वेश्चन में लेकर चलता हूं, वहां पर भी इस तरह की जो बात है वो देखने को मिलेगी। तो मेसर्स हाईवे ड्राइव लिमिटेड incorporates a wholly owned subsidiary Messrs Highway Roads Limited in India during the financial year 2016-17. Its main business is to develop infrastructure facility and is eligible for deduction under section 80 IA. तो जो इन्होंने मेसर्स हाईवे रोड्स लिमिटेड इन इंडिया इनकॉर्पोरेट की हुई है, इसका जो मेन बिजनेस है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करना, सेक्शन 1080 आईए की डिडक्शन को लेना। Accordingly, the company has claimed deduction ATIA for AY 26-27. अब situation Highway Roads Limited, that is वो Indian company, derives income other than income from developing infrastructure facility and discloses such income as income from developing infrastructure facilities, thus enjoying benefit under section 80 IA. तो my dear friends फिर ये मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स का केस हो गया कि हां इनकम तो हो रही है आपको अदरवाइज, और आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के डेवलपमेंट से होने वाली इनकम, तो ये तो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हो रहा है, ये तो टैक्स इवेजन का केस बन रहा है, ये तो आप कर की चोरी कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो। इसलिए इस केस में गार के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो टैक्स अवॉइडेंस के लिए एक्चुअली पिक्चर में लाए गए हैं वो टैक्स इवेजन पर एप्लीकेबल नहीं किए जाएंगे। देन आगे देखिए, हाईवे रोड्स लिमिटेड परचेजेस द supplies from the development of infrastructure facilities from Messrs Highway Drive Limited at a price lesser than the fair price, thus transferring the income of Messrs Highway Drive Limited to Messrs Highway Roads Limited and enjoying the benefit of section 80 IA on such income can gar be invoked in both the instances mentioned above. तो जो सेकंड केस है अब आप वो देख रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है कि जो फॉरेन एंटिटी है ये मेसर्स हाईवे ड्राइव लिमिटेड, ये इस इंडियन कंपनी को जो 80 आईए में डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के डेवलपमेंट के लिए सप्लाई कर रही है,
एक्चुअली वो एफएमबी से लोअर प्राइस पर सप्लाई दिखा रही है, जिससे उस फॉरेन कंपनी को जो इंडिया में कंसीडरेशन है वो कम बुक करना पड़े, जीपीएनपी कम जाए, राइट, उनका टैक्स बच जाए। और इधर हाईवे रोड्स लिमिटेड उस सप्लाई को लेसर प्राइस पर अगर शो करेंगी तो उनका जीपीएनपी ज्यादा आएगा। तो मतलब हो क्या रहा है कि जो हाईवे ड्राइव लिमिटेड है वो अपनी इनकम हाईवे रोड्स लिमिटेड के लेवल पर शिफ्ट करके अपना टैक्स बचा पा रही है। हाईवे रोड्स लिमिटेड के लेवल पर इनकम ज्यादा दिखाकर 1080 आईए की जो डिडक्शन है वो ज्यादा एंजॉय की जा रही है। तो अब आप याद उठाइए, आपने सेक्शन 80 आईए में एक सबसेक्शन 10 देख रखा है कि जहां एसएससी दैट इज हाईवे रोड्स लिमिटेड के द्वारा अगर किसी अदर पर्सन दैट इज हाईवे ड्राइव लिमिटेड के साथ में किए गए ट्रांजैक्शन से अगर नॉर्मल से एक्सेसिव प्रॉफिट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, हां, तो इस तरह के केस में असेसिंग ऑफिसर ऐसे ट्रांसफर को फेयर प्राइस पर ट्रीट करके जो रीजनेबल प्रॉफिट आएगा उसे डिडक्शन के लिए बेस बनाएगा। हां, यही बात अगर एसईजेड का ये केस होता तो सेक्शन 10 में गिवन है, और अगर इस ये ट्रांजैक्शन 20 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू का हो तो फिर तो ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बन जाएगा, एएलपी के रूल्स रेगुलेशंस पिक्चर में आ जाएंगे। मतलब इस तरह के केस में जहां पर एलिजिबल बिजनेस एंटिटी के द्वारा नॉर्मल बिजनेस एंटिटी के साथ में किए गए ट्रांजैक्शन से नॉर्मल से एक्सेसिव प्रॉफिट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इस तरह के केस में तो जो सार के प्रोविजंस है वो पिक्चर में है, तो वहां पर गार के प्रोविजंस की जरूरत नहीं है। तो पहले केस में तो गार के प्रोविजंस एक्चुअली ये टैक्स एवेजन का केस था, इसलिए पिक्चर में नहीं आ पाए थे, राइट ना फ्रेंड्स। और दूसरे केस में सिंस यहां सार एग्जिस्ट करता है, यस 80 आईए सबसेक्शन 10 हो गया। हां, अगर ये 20 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू का होता तो 92 बीए में भी केस आ जाता, अगर ये 80 आईए की जगह एसईजेड का केस होता तो 10 में चला जाता। तो जहां पर सार एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेशल प्रोविजंस गिवन है, वहां पर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। हालांकि बोर्ड ने एक सर्कुलर इशू करके कह रखा है कि गार एंड सार को एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो तो उस केस में जरूरत पड़ती है जहां पर एसएससी ने 2 ट्रांजैक्शन में एंटर किया हो। एक ट्रांजैक्शन सपोज सार में आ रहा है तो वहां सार वर्क करेगा, और दूसरा ट्रांजैक्शन अगर सार में नहीं आ पा रहा है तो वहां पर गार अप्लाई किया जा सकेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कॉन्सेप्चुअल सेशन में डिस्कस किए भी थे, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसमें पक्का यहां पर सार अगर गिवन है तो इस तरह की सिचुएशन में गार के प्रोविजंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पर गार के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में नहीं लाए जाएंगे। और आइए जरा देखिए, मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्चुअल सेशन में भी सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस है वो गार के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी पर ही सप्लाई किया था। आपको याद होगा कि गार के प्रोविजंस की वास्तव में एप्लीकेबिलिटी कब आएगी, उसको लेकर हमने कई सारी जो केस स्टडीज हैं माय डियर फ्रेंड्स वो बनाकर जो ये डिस्कशन है उस डिस्कशन को अंजाम दिया था। एज इट इज जो केस है वो आपको एग्जाम में दिए जाते रहे हैं। और आइए अब टाइम है थोड़ा सा और आगे बढ़ने का। देखिए प्लीज जरा नवंबर 2019 के इस क्वेश्चन को, क्या यहां पर आपको दिया गया है, एमएनओ लिमिटेड इन मुंबई इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी लोकेटेड इन लो टैक्स जुरिडिक्शन सिंपली टैक्स हेवन। एमएनओ लिमिटेड has accumulated profit of rupees 1500 lakhs. It deposited rupees 1000 lakhs in fixed deposit with a branch of foreign bank located in India. Based on the security of the deposit, the holding company located in low tax jurisdiction availed bank loan of 700 lakhs. Is this an impermissible arrangement lacking commercial substance? Support your answer with the applicable legal provisions. तो पहले तो my dear friends आपने यहां क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि हो क्या रहा है। एक तरफ कोई लो टैक्स जुरिडिक्शन है, राइट, दूसरी तरफ हमने इंडिया का यहां केस बना दिया है। एक्चुअली यहां पर जो इंडियन कंपनी है ये एमएनओ लिमिटेड, ये एमएनओ लिमिटेड माय डियर फ्रेंड जो इंडियन कंपनी है बेसिकली इनकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी, ये एक्चुअली इनकी जो होल्डिंग कंपनी है वो लो टैक्स जुरिडिक्शन में एग्जिस्ट कर रही है।
ओके फ्रेंड्स, हाँ, तो लो टैक्स जुरिडिक्शन बेस्ड होल्डिंग कंपनी की इंडिया में एक सब्सिडरी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, अब हुआ क्या है, यहां सिचुएशन जो अराइज हुई है उसमें जो एमएनओ लिमिटेड है, इन्होंने प्रॉफिट डिराइव किया है 1500 लैक्स का। उस प्रॉफिट को इन्हें अपनी होल्डिंग कंपनी को पास ऑन करना था, होली या पार्टली उन्हें अपना प्रॉफिट अपनी होल्डिंग कंपनी को पास ऑन करना था। तो अगर इन्होंने एज डिविडेंड अगर इसे बांटा हुआ अपनी होल्डिंग कंपनी को दिखाया तो ये होल्डिंग कंपनी फंस जाएगी। हाँ, वो उस प्रॉफिट पर मतलब उस डिविडेंड की रिसीट पर इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लाइबेबल बन जाएंगी, पक्की बात है। तो अब इसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है कि जो ये एमएनओ लिमिटेड है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया में ही सपोज एक फॉरेन बैंक की जो ब्रांच थी, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक, उस ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक में एमएनओ लिमिटेड ने 1000 लैक्स की एफडी करा दी, 1000 लैक्स की उन्होंने एफडी करा दी। और इस पर बैक टू बैक जो लोन है वो ये ब्रांच जिस फॉरेन बैंक की है, हाँ, लो टैक्स जुरिडिक्शन में वो फॉरेन बैंक सिचुएटेड है, तो एक्चुअली ब्रांच इज नथिंग बट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हेड ऑफिस। यस, तो उस फॉरेन बैंक ने आगे बैक टू बैक जो लोन है वो 700 लैक्स रुपीस का होल्डिंग कंपनी को पास ऑन कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि एमएनओ लिमिटेड का जो 1500 लैक्स का जो प्रॉफिट था, जिसमें से 1000 लैक्स उन्होंने फॉरेन बैंक की ब्रांच में एफडी कराई, उसके अगेंस्ट में या उसकी सिक्योरिटी पर उस फॉरेन बैंक ने 700 लैक्स रुपीस का लोन अगर होल्डिंग कंपनी को दे दिया तो अल्टीमेटली होल्डिंग कंपनी 700 लैक्स रुपीस की रिसीट एंजॉय करने की स्थिति में आ गई। आउट ऑफ दिस 1500 लैक्स, 700 लैक्स रुपीस की जो रिसीट है वो होल्डिंग कंपनी एंजॉय करने की स्थिति में आ गई। नॉर्मली अगर एमएनओ लिमिटेड 700 लैक्स रुपीस का प्रॉफिट एज डिविडेंड इन्हें बांटा हुआ दिखाती तो उस पर 115A में ये होल्डिंग कंपनी 20% टैक्स, 2% सरचार्ज, 5% और 4% सेस, इतना टैक्स पे करने की स्थिति में आती। लेकिन अब यहां पर जो ये ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक है, इस ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक को एक तरह से जो अकोमोडेटिंग पार्टी के तौर पर यूज किया जा रहा है, मतलब जो टैक्स एडवांटेज है वो अकोमोडेट हो जाए, वो मिल पाए, जो फॉरेन कंपनी है वो डिविडेंड पर इनकम टैक्स इन इंडिया देने से बच पाए। इसके लिए इस ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक को अकोमोडेटिंग पार्टी की तरह यहां ट्रीट किया जा रहा है। आप याद उठाइए, मैंने आपके साथ में सेक्शन 97 जो कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग वाला डिस्कस किया था, आप रिवाइज कीजिए। वहां सेक्शन 97 में हमने माय डियर फ्रेंड्स इस तरह की जो बात है वो डिस्कस की थी। सेक्शन 97 में सबसेक्शन 2 में एक्चुअली क्लॉज स्मॉल ए में सब क्लॉज 2 आप देखकर आए हैं, जहां पर आपको यह देखने को मिला था कि अगर अकोमोडेटिंग पार्टी अगर टैक्स एडवांटेज ऑब्टेन करने के लिए अगर यूज की जा रही है तो वो कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग का केस ट्रीट किया जाएगा और उस केस में गार के जो प्रोविजंस है वो इन्वोक हो सकेंगे। एग्जैक्ट इसी तरह का तो जो केस है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करके आया था जब हमने वो अकोमोडेटिंग पार्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया था। याद उठाइए फ्रेंड्स, यस, सेक्शन 97 कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग की जब हम बात कर रहे थे, पहले मैं एक छोटा सा यहां आपको करेक्शन कराना चाहूंगा। एक्चुअली सेक्शन 97 में हमने जो सबसेक्शन 1 क्लॉज स्मॉल बी का जो सब क्लॉज 2 डिस्कस किया था। यस, सेक्शन 97 में सबसेक्शन 1 के क्लॉज स्मॉल बी के सब क्लॉज 2 की हमने जो बात की थी, हालांकि आप एज पर सेक्शन 97 चले, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। तो वहां पर हमने ये जो एग्जैक्ट केस है वो डिस्कस किया था। देखिए, मैं रखता हूं वो चीज आपके सामने। तो कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर हम सबसेक्शन 1 में क्लॉज स्मॉल बी में जो सब क्लॉज 2 हमने अकोमोडेटिंग पार्टी वाला डिस्कस किया था। एक्चुअली इस सब क्लॉज 2 को लेकर देखिए, यही जो केस है वो आपको वहां देखने को मिला था, बस सिचुएशन अपोजिट थी। अभी जो केस स्टडी आपको दी गई है उसमें जो होल्डिंग कंपनी है वो लो टैक्स जुरिडिक्शन में थी, सब्सिडरी इंडिया में थी। और यहां पर जब हमने डिस्कस किया कि जब ये केस स्टडी हमने डिस्कस की तो वहां होल्डिंग कंपनी इंडिया में थी और सब्सिडरी लो टैक्स जुरिडिक्शन में थी। तो एक्चुअली जो लो टैक्स जुरिडिक्शन वहां सिचुएशन अपोजिट थी, बस कॉन्सेप्ट तो यही यूज होना था। तो
मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि अगर लो टैक्स जुरिडिक्शन में सब्सिडरी के लेवल पर जो प्रॉफिट कमाया गया, अब वो प्रॉफिट इंडिया में होल्डिंग कंपनी को लेकर आना था, तो अगर सब्सिडरी डिविडेंड के तौर पर वो बांटा हुआ बताती तो इंडियन कंपनी फंस जाती, उन्हें डिविडेंड पर इनकम टैक्स देना पड़ जाता। तो एक्चुअली बीच में एक अकोमोडेटिंग पार्टी यूज की गई। एक्चुअली एक इंडियन एक लो टैक्स जुरिडिक्शन में जो बैंक थी उसमें लो टैक्स जुरिडिक्शन की सब्सिडरी ने जो प्रॉफिट था उसका डिपॉजिट करा दिया, एफडी करा दी, और उस पर बैक टू बैक जो लोन है वो इंडियन कंपनी ने लिया हुआ बताया। तो अल्टीमेटली जो फॉरेन सब्सिडरी के लेवल का जो प्रॉफिट था वो फंड इंडियन कंपनी के लेवल पर आ गया, लोन के फॉर्म में आ गया। तो अब ऐसे केस में अगर ये इंडियन कंपनी अगर इस फॉरेन सब्सिडरी से अगर डिविडेंड के तौर पर इस अमाउंट को रिसीव करती तो डिविडेंड टैक्स लग जाता है इंडियन कंपनी को। अगर चलो लोन के तौर पर डायरेक्टली अगर ये इस लो टैक्स जुरिडिक्शन बेस्ड कंपनी से, इस फॉरेन कंपनी से लोन लिया हुआ भी अगर ये इंडियन कंपनी बताती, तो सिंस ये लो टैक्स जुरिडिक्शन बेस्ड कंपनी इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये वाइडली हेल्ड कंपनी नहीं है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है ना। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर अपने में 10% वोटिंग पावर होल्ड करने वाले शेयर होल्डर को अगर कोई लोन एडवांस करे तो 222E में वो डिम्ड डिविडेंड बन जाता, तो वहां भी ये इंडियन कंपनी होल्डिंग कंपनी फंस जाती, 222E में डिम्ड डिविडेंड के बेस पर टैक्सेशन पिक्चर में आ जाता। इसलिए उन्होंने टैक्स एडवांटेज अकोमोडेट करने के लिए बीच में ये जो फॉरेन बैंक है उसको डाला, लेकिन ये प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पाएगी। इसमें माय डियर फ्रेंड जहां अकोमोडेटिंग पार्टी अगर पिक्चर में है तो उस तरह के केस में वो ट्रांजैक्शन इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट ट्रीट किया जा सकेगा, गार के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में आ सकेंगे, राइट ना फ्रेंड्स। तो ये जो केस बन रहा है इस केस में भी सेम, बस सिचुएशन अपोजिट है, बाकी थिंग्स तो सेम ही है। तो अगर इस केस में ये अगर लो टैक्स जुरिडिक्शन बेस्ड होल्डिंग कंपनी अगर इस इंडियन सब्सिडरी से अगर इस प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पर रिसीव करती या लोन के तौर पर रिसीव करती तो फिर डिम्ड डिविडेंड वगैरह और डिविडेंड टैक्स वगैरह यहां पिक्चर में आ पाता। इसलिए उन्होंने बीच में जो ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक है वो से यूज किया है, जो एक अकोमोडेटिंग पार्टी की तरह यहां पर यूज में आ सकेगी और ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के लिए क्वालिफाई कर सकेगा। लेकिन मैं एक चीज आपको और रिकॉल कराना चाहता हूं कि गार के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी के लिए 3 करोड़ का थ्रेशोल्ड भी तो हमने डिस्कस कर रखा है ना। याद उठाइए कि जहां पर उस अरेंजमेंट की ऑल पार्टीज के द्वारा इन एग्रीगेट जो टैक्स एडवांटेज ऑब्टेन किया जा रहा होगा अगर वो 3 करोड़ रुपीस से ज्यादा होगा तो ही गार के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में आएंगे, अदरवाइज नहीं। अब जरा देखिए ये जो होल्डिंग कंपनी है अगर उसने लोन के थ्रू अगर अपनी सब्सिडरी के प्रॉफिट का 700 लाख रुपीस का अमाउंट अगर रिसीव किया, अगर आप इसे डिम्ड डिविडेंड भी ट्रीट कर ले तो इस पर माय डियर फ्रेंड्स 20% टैक्स 115A में डिविडेंड पर फॉरेन एंटिटी के लिए जो टैक्स लगता है 20% टैक्स, सिंस अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है इसलिए 2% सरचार्ज एंड माय डियर फ्रेंड्स 4% सेस तो एवरग्रीन है। तो यहां इस केस में अगर आप देखें तो कितना टैक्स एडवांटेज यहां पर ऑब्टेन किए जाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं निकालता हूं वो आपके लिए 700 लाख पर माय डियर फ्रेंड्स वो रिजल्ट यहां पर 148 लाख, हां 148 लाख 51,200 केवल आ रहा है। तो ये अमाउंट सिंस 300 लाख मतलब 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है, इसलिए इस केस में गार के जो प्रोविजंस है उनकी अल्टीमेटली जो एप्लीकेबिलिटी है वो पिक्चर में नहीं आ पाएगी, क्योंकि गार की एप्लीकेबिलिटी के लिए जरूरी है कि जो टैक्स एडवांटेज है वो 3 करोड़ से ज्यादा डिराइव हो रहा हो। तो यहां ये जो सिचुएशन बनी है इसमें एक्चुअली जो टैक्स एडवांटेज है वो 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है, इसीलिए इस केस में भले ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है, भले ये कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग का ट्रांजैक्शन है क्योंकि अकोमोडेटिंग पार्टी यहां पर बीच में है, लेकिन फिर भी 3 करोड़ के थ्रेशोल्ड की वजह से जो गार के प्रोविजंस है वो यहां पर इन्वोक नहीं हो सकेंगे। और आइए ना फ्रेंड्स मैं ले चलूं अब आपको थोड़ा आगे नवंबर 2020 का ये जो प्लान क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग इन रिलेशन टू इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो पहले तो मैं आपको ये बात रिकॉल करा देता हूं
कि देखिए कोई भी अरेंजमेंट जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग हो या कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग मान ली जाए तो वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के लिए क्वालिफाई कर जाता है। तो अब गार के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी पिक्चर में आ पाती है और एक्चुअली इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के लिए हां हम ये कह सकते हैं कि कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग की जब बात होती है तो कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग में हमने टेंटेड एलिमेंट में एक राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स का जो केस था वो डिस्कस किया था और यहां पर वही राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग मतलब राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स को लेकर ही जो मीनिंग है वो आपसे रिक्वायर किया जा रहा है। तो अरे आप याद उठाइए ना, मैंने राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स के लिए ये आपके साथ डिस्कस किया था ना कि जहां पर अरेंजमेंट की पार्टीज के बीच में एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के थ्रू फंड का ट्रांसफर किया जाए जिसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस ना हो सिवाय टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करने के, केवल टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए जहां अरेंजमेंट की पार्टीज के बीच में एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के थ्रू अगर फंड का ट्रांसफर दिखाया जाए तो दैट इज कॉल्ड राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स। याद उठाइए फ्रेंड्स, हमने जब राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग की बात की थी यहां सेक्शन 97 में, तो वहां राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग का यही तो मीनिंग था जो हमने डिस्कस किया था कि जहां पर किसी अरेंजमेंट में एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के थ्रू फंड का जो ट्रांसफर है वो उस अरेंजमेंट की पार्टीज के बीच में दिखाया जाए एंड उस ट्रांजैक्शन का कोई सब्सटेंशियल कमर्शियल पर्पस ना हो अदर देन ऑब्टेनिंग द टैक्स बेनिफिट, केवल टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करने के अलावा और कोई अदरवाइज उसका पर्पस ना हो, तो दैट इज कॉल्ड राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स या राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग। उस पर हमने जो केस स्टडी थी वो भी माय डियर फ्रेंड्स आपको याद होगा वो डिस्कस की थी और वही मीनिंग है जो आपको यहां पर सिंपली ये प्रोवाइड किया गया है। और मैं लेकर चलता हूं अब आपको एक अनदर केस स्टडी में जो नवंबर 2018 में आपको दी गई थी। एग्जामिन वेदर द गार कैन बी इन्वोक्ड टू डिनाई द ट्रीटी बेनिफिट इन द फॉलोइंग केस एज्यूमिंग दैट ऑल अदर कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन एप्लीकेशन ऑफ गार आर बीइंग सेटिस्फाइड। मैंने वो केस स्टडी जरा देखिए, एक्स प्राइवेट लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एंड वाई प्राइवेट लिमिटेड 100% सब्सिडियरी ऑफ येन लिमिटेड लोकेटेड इन कंट्री ए फॉर्म्ड a joint venture company XYZ Private Limited in India on 1st April 2025. As per the joint venture agreement, 51% of shares are held by X Private Limited, that is Indian company, and 49% are held by Y Private Limited in XY Private Limited. There is no other business activity in Y Private Limited. तो ये जो Y Private Limited आपने देखा ना 100% सब्सिडरी है येन लिमिटेड की, हाँ उसमें कोई अदर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। Y Private Limited is designated as permitted transferee of Yen Limited. Permitted transferee means those shares of XY Private Limited are held by Y Private Limited. All rights of voting, management, right to sale etc. are vested with Yen Limited. मतलब आप देख रहे हैं जो ये Yen Limited है वास्तव में Y Private Limited तो एक नॉमिनी के तौर पर, एक मीडिएटर के तौर पर केवल इस XY Private Limited में 49% शेयर्स होल्ड कर रही है। रियल सेंस में जो मैनेजमेंट राइट है, वोटिंग राइट है, जो उसकी रियल ओनर है वो तो येन लिमिटेड है। ओके, नाउ ऑन 19th March 2026 द शेयर्स हेल्ड बाय वाई प्राइवेट लिमिटेड एंड एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड आर सोल्ड टू पी प्राइवेट लिमिटेड व्हिच इज अ ग्रुप कंपनी ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड। एज पर द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड कंट्री ए देयर इज नो टैक्स फॉर कैप गेन ईदर इन सोर्स कंट्री और इन कंट्री ए। कॉन्सिक्वेंटली द कैपिटल गेन अराइजिंग टू वाई प्राइवेट लिमिटेड आर नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन यहां पर बनी है इसमें एक्चुअली ये जो येन लिमिटेड है इसने इंडिया का जो कंट्री ए के साथ में टैक्स ट्रीटी हुई है जिसके अकॉर्डिंगली अगर कंट्री ए की कंपनी इंडिया में कैप गेन अर्न करेंगी तो ना वो कैप गेन अर्न करने वाली कंट्री दैट इज इंडिया मतलब सोर्स कंट्री और ना ही कंट्री ए वो कहीं पर भी टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बनेगा। तो येन लिमिटेड को बस इस ट्रीटी का ये बेनिफिट अवेल करना था, इसलिए उन्होंने कंट्री ए की लोकेशन चूज की और वहां पर एक वाई प्राइवेट लिमिटेड अपनी एक सब्सिडरी उन्होंने फॉर्म कर ली। ठीक है, तो वाई प्राइवेट लिमिटेड जो 100% सब्सिडरी है येन लिमिटेड की, येन लिमिटेड ने केवल और केवल इंडिया और कंट्री ए के बीच में टैक्स ट्रीटी जो हुई है उस टैक्स ट्रीटी के इस बेनिफिट को एंजॉय करने के लिए या हम यूं कहें इस टैक्स ट्रीटी का एब्यूज और मिसयूज करने के लिए उन्होंने कंट्री ए की लोकेशन चूज की और वहां वाई प्राइवेट लिमिटेड को उन्होंने फॉर्म किया और उस वाई प्राइवेट लिमिटेड से 49% की जो शेयर होल्डिंग है वो इस एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड में उन्होंने होल्ड की हुई दिखाई। हालांकि मैनेजमेंट
कंट्रोलिंग राइट वगैरह सब अपने पास रखा और फिर वाई प्राइवेट लिमिटेड से उन शेयर्स का आगे ट्रांसफर दिखाकर कैपिटल गेन जो वाई प्राइवेट लिमिटेड के लेवल पर आया उसका जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो उस इंडिया कंट्री ए की टैक्स ट्रीटी का यूज करके उस कैप गेन की जो एग्जेम्पशन है वो क्लेम की जा रही है। क्या इस केस में जो गार के प्रोविजंस हैं वो पिक्चर में आ सकेंगे? ऑफ कोर्स यस, सर्टेनली यस। ये जो केस है देखिए, गार के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है कि वो अरेंजमेंट इंपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट होना चाहिए और इंपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के लिए माय डियर फ्रेंड्स कौन सा अरेंजमेंट क्वालिफाई करता है? जिस अरेंजमेंट का वन ऑफ द मेन पर्पस टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना रहा हो, जहां पर कोई टेंटेड एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो लाइक कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग वगैरह वहां पर एग्जिस्ट करती हो। और इस केस में आप देखिए ये जो वाई प्राइवेट लिमिटेड है जिसमें कोई अदर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये केवल पेपर कंपनी नजर आ रही है, ऑन पेपर कंपनी केवल ये नजर आ रही है। एक्चुअली इस वाई प्राइवेट लिमिटेड जिसकी कोई कमर्शियल नेसेसिटी है ही नहीं, ये वीएन लिमिटेड ने केवल और केवल इंडिया कंट्री ए की टैक्स ट्रीटी का मिसयूज करने के लिए, उसका अब्यूज करने के लिए, कैप गेन की एग्जेम्पशन अवेल करने के लिए इस वाई प्राइवेट लिमिटेड को केवल अंजाम दिया है। तो इस केस में ये कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग का अरेंजमेंट ट्रीट किया जाएगा, इंपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट ट्रीट किया जाएगा। अगर यहां पर टैक्स एडवांटेज 3 करोड़ से ज्यादा हो तो गार के प्रोविजंस डेफिनेटली पिक्चर में लाए जा सकेंगे। एग्जैक्ट केस स्टडी है जो माय डियर फ्रेंड्स हमने डिस्कस की थी, याद कीजिए जब मैं आपके साथ में फ्रेंड्स लोकेशन के सिलेक्शन वाले केसेस डिस्कस कर रहा था तो वहां एग्जैक्ट यही केस स्टडी है परमिटेड ट्रांसफर वगैरह वाली जो हम वहां पर डिस्कस करके आए हैं, जो आपको सेम टू सेम फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन के तौर पर प्रोवाइड कर दी गई है। तो ये जो गार के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी के लिए हमने जिस तरह की बातें यहां पर डिस्कस की, यहां आप देखिए सिंस यहां पर वीएन लिमिटेड टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना चाहती हैं, कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग हमें यहां पर नजर आ रही है, राइट ना। इसीलिए इस केस में देखिए जो मैंने अभी कहा था ना कि वाई प्राइवेट लिमिटेड को फॉर्म करने की कोई कमर्शियल नेसेसिटी नहीं है, केवल और केवल टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए इसे अंजाम दिया गया है। तो इस तरह के केस में दोनों कंडीशन टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करने की, कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग वाली यहां फुलफिल हो रही हैं, इसीलिए गार के जो प्रोविजंस है वो यहां पिक्चर में लाए जा सकेंगे। राइट फ्रेंड्स, देन आइए अब मैं आपको ले आया मई 2019 में जो क्वेश्चन दिया गया था, जो अप्रैल 25 एमटीपी का भी पार्ट में देखने को मिला। आपको सिचुएशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए कि इस केस में गार के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में आ पाएंगे या नहीं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ अ टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड कंट्री वी इज इफ अ रेजिडेंट ऑफ कंट्री वी मेक्स एनी कैपिटल गेन बाय सेलिंग द शेयर्स इन एनी इंडियन कंपनी, सच कैप गेन विल बी टैक्सेबल ओनली इन कंट्री वी एंड इट विल बी exempt from tax in India. However, as an exception, it is also provided that such exemption is not applicable if the transferor holds more than 10% interest in equity capital of the Indian company. अब देखिए, VFX Limited, a resident in country V, floated two wholly owned subsidiaries in country V. On 1st April 2025, both the subsidiaries bought 9% shareholding in XYZ Company Limited, an Indian company. These subsidiaries do not have any other income. तो जो VFX Limited ने 2 subsidiaries बनाई है, उन subsidiaries में कोई और बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, कोई भी और इनकम वगैरह कुछ नहीं है। On 31st March 2025, both of them, मतलब both those subsidiaries sold the investment in XYZ Company Limited, that is Indian company. Each of the subsidiaries claim exemption from Indian cap gain tax amounting to rupees 2.5 crores from such a sale, as each in holding less than 10% equity share capital in Indian company can gar be invoked in such case to deny the treaty benefit. केवल यहां तक की जो बात है वो आपने कंसीडरेशन में भी लेनी है। तो देखिए इस केस में भी हम यही कहेंगे ना कि ये जो VFX लिमिटेड है, हां, इसको अप्रोक्स 18% की जो होल्डिंग थी वो इंडियन कंपनी XYZ कंपनी लिमिटेड में करनी थी। अगर वो डायरेक्टली करती तो 10% से ज्यादा होल्डिंग की वो होल्डर नजर आती और उनको जो इंडिया और कंट्री वी की जो टैक्स ट्रीटी की एग्जेम्पशन है वो इंडिया में नहीं मिल पाती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्री वी में 2 सब्सिडरी बनाई और उन 2 सब्सिडरी में अपना जो इन्वेस्टमेंट
ने इंडियन कंपनी में करना था वो बांट दिया, मतलब ईच सब्सिडरी के थ्रू उन्होंने इंडियन कंपनी में 9% का जो इन्वेस्टमेंट है वो दिखाया, और बाद में उन सब्सिडरीज के थ्रू उन 99% की जो इन्वेस्टमेंट है उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, सेल किया गया, कैबियन आया और उसकी एग्जामिशन वो कहती हैं कि हमें दी जाए। लेकिन ये जो केस बन रहा है, इस केस में अगर उन सब्सिडरीज में कोई अदर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वीएफएक्स लिमिटेड ने केवल और केवल इंडिया कंट्री वी की टैक्स ट्रीटी की इस टैक्स एग्जेम्पशन को एंजॉय करने के लिए उन 2 सब्सिडरीज को अंजाम दिया है। उन सब्सिडरीज में अगर कोई अदरवाइज बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो ऐसे केस में उन सब्सिडरीज को डिसरिगार्ड करते हुए ट्रीटी बेनिफिट को अवॉइड किया जा सकेगा। हां, जो टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन हो रहा है वो 3 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अब ईच सब्सिडरी माय डियर फ्रेंड्स 2.5 करोड़ का जो टैक्स एडवांटेज है वो ऑब्टेन कर रही है, तो बोथ सब्सिडरीज का टैक्स एडवांटेज 5 करोड़ हो गया। हाँ, इस अरेंजमेंट के ऑल पार्टीज मतलब बोथ सब्सिडरीज का टैक्स एडवांटेज 5 करोड़ मतलब 3 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो सर्टेनली जो गार के प्रोविजन है वो इन्वोक हो सकेंगे। हाँ, ट्रीटी बेनिफिट को डिनाई किया जा सकेगा। लेकिन विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द कैपिटल टैक्स ऑन सच सेल इज कैलकुलेटेड एट 1.2 करोड़ ईच? यस, our answer will get differ। क्यों? क्योंकि उस केस में 1.2 करोड़ अगर ईच सब्सिडरी को अगर बेनिफिट अगर हो रहा होगा तो 2.4 करोड़ का बेनिफिट मतलब 3 करोड़ से टैक्स एडवांटेज ज्यादा नहीं है, इसलिए उस केस में जो गार के प्रोविजंस है वो पिक्चर में नहीं आ पाएंगे। ऑल्दो वो ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग का ट्रांजैक्शन है, लेकिन थ्रेशोल्ड की वजह से जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा, गार के प्रोविजंस पिक्चर में नहीं आ पाएंगे। तो आपने फ्रेंड्स जो ये केस स्टडी देखी कुछ नया थोड़ी ना है जो कॉन्सेप्चुअल सेशन में माय डियर फ्रेंड्स हम केस स्टडीज डिस्कस करके आए हैं, उसमें एग्जैक्ट जो केस स्टडी है वो आपने ये देखी थी। यस माय डियर फ्रेंड, जब मैं आपके साथ में टेंटेड एलिमेंट्स की बात कर रहा था सेक्शन 96 में, तो वहां पर जो क्लॉज बी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप ट्रीटी अब्यूज करते हैं, ट्रीटी मिसयूज अगर करते हैं तो किस तरह का केस वहां पर बनेगा, वो हमने ये सिचुएशन जो बनाकर डिस्कस की थी, एक्चुअली वही एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जो आपको यहां पर ये प्रोवाइड की गई है। और आइए आप टाइम है थोड़ा सा और आगे बढ़ने का। नवंबर 2022 में जो क्वेश्चन आया था जो अप्रैल 24 एमटीपी का भी पार्ट बना, मैं अब आपके सामने रखता हूं। इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टेंसेस डिस्कस वेदर द प्रोविजंस ऑफ गार वुड बी एप्लीकेबल। पहली सिचुएशन काइंडली देखिए, राइट इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एम होल्ड्स 1200 equity shares in PS Limited, an Indian listed entity, since 1st April 2016. On 1st May 2025, PS Limited issued 1200 bonus shares to Right Incorporation as per the treaty between India and country M. अच्छा, now as per the treaty between India and country M, the capital gain is taxable in the country where the transfer of share is a resident. The tax law of country M exempt capital gains. Right Incorporation sells all the shareholding in PS Limited on 1st January 2026 and earned a capital gain of rupees 5 crores. तो फ्रेंड्स आप याद रखिए, गार के जो प्रोविजंस हैं ये 1 अप्रैल 2017 से पिक्चर में आए हैं। याद आया फ्रेंड्स, जब हमने गार की एप्लीकेबिलिटी की बात की थी तो वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि गार के जो प्रोविजंस हैं ये प्रीवियस ईयर 17-18 मतलब 1 अप्रैल 2017 से पिक्चर में लाए गए हैं, राइट। हाँ, गार के प्रोविजंस में डिपार्टमेंट के हाथ खुल जाते हैं। हाँ, जहां पर भी अगर कोई अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के लिए क्वालिफाई कर जाए, गार के लिए फिट केस बन जाए, तो वहां सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर को जो ट्रीटमेंट फिट फील होगा वो दे पाएगा। ट्रीटी का बेनिफिट डिनाई किया जाना है पॉसिबल होगा, कोई एक्ट का प्रोविजनल बेनिफिट डिनाई किया जाना है वो किया जा सकेगा, राइट। तो मतलब जहां पर गार के प्रोविजंस पिक्चर में आ जाते हैं वहां पर सर्कमस्टेंसेस जैसा सजेस्ट करें वैसा जो ट्रीटमेंट है वो असेसी को दिया जा सकेगा। तो गार के प्रोविजंस हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट के लिए काफी यूजफुल और लिबरल प्रोविजंस हैं। तो अगर गार फादर है तो हमने ग्रांड फादरिंग रूल भी तो डिस्कस किया था ना, हाँ, कि 1 अप्रैल 2017 से पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है तो वहां ग्रांड फादरिंग रूल लगेगा कि गार के प्रोविजंस अगर फादर हैं तो फिर 1 अप्रैल 2017 से पहले के इन्वेस्टमेंट ग्रांड फादर कहलाएंगे, मतलब उन पर गार के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में नहीं आ पाएंगे। और हमने वहां पर एक बोर्ड का सर्कुलर भी
डिस्कस किया था कि अगर 1 अप्रैल 2017 से पहले के इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर आपको 1 अप्रैल 2017 के बाद भी अगर कोई बोनस शेयर्स वगैरह अगर रिसीव हो रहे हैं जिनका ओरिजिन 1 अप्रैल 2017 से पहले का इन्वेस्टमेंट रहा है, तो ऐसे केस में जब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्रकार के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंटली जो आपको रिसीट मिलेंगी उन पर भी जो कार के प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं बनेंगे। ये कुछ नया थोड़ी ना रखा मैंने आपके सामने, कॉन्सेप्चुअल सेशन वाली बात डिस्कस की तो यहां भी वही होना है। हम क्या कहेंगे कि ये जो राइट इनकॉर्पोरेशन है जो 1 अप्रैल 2016 से 1200 इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रही थी, तो इन पर गार के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, ग्रैंडफादरिंग रूल लगेगा और इसी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की वजह से उन्हें 25-26 में 1200 बोनस शेयर्स मिले, तो इन बोनस शेयर्स पर भी जो गार के प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं बनेंगे। मतलब क्या, ये जो सिचुएशन अराइज हुई है यहां पर ग्रैंडफादरिंग रूल की वजह से जो गार के प्रोविजंस है वो पिक्चर में नहीं लाए जाएंगे। देन डी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेट a wholly owned subsidiary company C in country X which is a low tax jurisdiction with equity share capital of rupees 1 crore. Out of the equity capital, company C gives loan to C Limited, an Indian company, at the rate of 5%. There is no business activity in company C. तो मतलब आप देखिए हो क्या रहा है यहां, जो ये डी लिमिटेड है इन्होंने अगर एक लो टैक्स जुरिडिक्शन लाइक टैक्स हेवन में अगर एक सब्सिडरी कंपनी सी अगर बनाई, उसमें कैपिटल के तौर पर पैसा डाला और वही पैसा उन्होंने लोन के तौर पर उस कंपनी से लिया हुआ दिखाया। ओके, और ये कंपनी अब उस लोन पर इंटरेस्ट का पेमेंट उन्हें दिखाकर खर्चा बुक करना चाहती हैं। इसका मतलब ये डी लिमिटेड अपने ही पैसे को पहले कैपिटल के तौर पर इस सब्सिडी में लगाती हैं और लोन के तौर पर वापस लिया हुआ बताती हैं। ओके, और उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट दिखाती हैं। वो कंपनी सी जिसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी है ही नहीं, ओके, जिसका कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं। एक्चुअली ये क्या है, ये तो राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स हो गया, ये तो राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग हो गई कि डी लिमिटेड ने फंड को राउंड राउंड घुमाया है। पहले वो अपने पैसे को कंपनी सी में ले गई और फिर उसके बाद में वापस से अपने पास लाई। यहां हम कह सकते हैं कि कोई कॉमर्शियल सब्सटेंसेस कंपनी सी का नहीं है, इसलिए राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग का ये केस होने की वजह से गार के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में आ सकते थे। लेकिन फिर मैं यहां पर एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1 करोड़ का लोन, उस पर इंटरेस्ट 5 लाख मतलब टैक्स एडवांटेज 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और 3 करोड़ से ज्यादा नहीं होने की वजह से गार के जो प्रोविजंस है वो इस केस में पिक्चर में अदरवाइज नहीं आ पाएंगे। ओके, आइए जरा मैं फ्रेंड्स रखता हूं ये चीज आपके सामने। तो सबसे पहले सिंस इस केस में टैक्स एडवांटेज जो ऑब्टेन हो रहा है वो 3 करोड़ से ज्यादा ऑब्टेन नहीं हो रहा है, इसलिए गार के जो प्रोविजंस है वो यहां पिक्चर में नहीं आ पाएंगे। तो नो डाउट जहां किसी अरेंजमेंट में अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग अगर हो तो वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट का केस बन जाएगा। और कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग में हमने राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स का केस डिस्कस किया है, जैसा कि केस यहां पर बन रहा है। ओके, तो इस केस में हां ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के लिए फिट केस है क्योंकि कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग का ये केस है। लेकिन जो टैक्स एडवांटेज है वो 3 करोड़ से ज्यादा ना होने की वजह से गार की जो प्रोविजंस उनकी एप्लीकेबिलिटी से ये जो डिलिमिटेड है वो बच जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, देखिए, तो आई होप ये तो बहुत सिंपल सा केस था। हमने तो जो केस और क्लास में डिस्कस किया था उसमें तो मैंने और इनफैक्ट राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग को लेकर जो चीजें हैं वो और राउंड राउंड वहां पर आपके सामने रखी थी, लेकिन ये तो बिल्कुल प्लेन केस था। इस केस में लिमिट की वजह से जो गार के प्रोविजंस है वो पिक्चर में यहां नहीं आ पाएंगे। चलिए आइए मैं जरा एक केस आपके सामने और रखना चाहता हूं। बी लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, सेट्स अप अ यूनिट इन एसईजेड इन फाइनेंशियल ईयर 1920 फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स। इट क्लेम्स 50% reduction of profit of rupees 100 crores earned from that unit in financial year 25-26 under section 10AA of the act। तो आपने देखा कि हमारी जो अससी हैं उन्होंने एसईजेड में जो यूनिट सेटअप की है उसकी सेटिंग अप के बाद में 5 ईयर से ज्यादा हो गया है। करंट ईयर में वो नेक्स्ट 5 ईयर्स मतलब 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट की डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, तो वही डिडक्शन वो क्लेम कर रही है। तो क्या ये जो केस है इसमें गार के प्रोविजंस लग पाएंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं लग पाएंगे? क्योंकि इट्स अ सिंपल केस ऑफ टैक्स प्लानिंग कि बी लिमिटेड ने 10AA का बेनिफिट मिल सके इसलिए उन्होंने एसईजेड की लोकेशन चूज की, वहां उन्होंने अपनी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की, उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 50% रिडक्शन अगर वो क्लेम कर रही है तो ये लॉ मेकर्स की इंटेंशन के अकॉर्डिंगली जो बेनिफिट है वो ले रही है। इसमें वो क्या गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इट्स अ प्लेन केस ऑफ टैक्स प्लानिंग, इसलिए गार के जो प्रोविजंस है वो यहां पिक्चर में नहीं आएंगे क्योंकि गार के जो प्रोविजंस है वो टैक्स अवॉइडेंस के लिए है। आइए जरा अब मैं ले आया आपको नवंबर 2024 के क्वेश्चन में
The management of Messrs KKT Private Limited Chennai planned to acquire 5 JCB machines for business purposes. The total depreciation on such machine is around 30 lakhs for 1 year. However, a choice is made by the management of the company by acquiring the machines on lease over outright purchase. The lease rental are 36 lakhs per annum. The company claims deduction for lease rentals. Would the lease rent payment being higher than the depreciation be disallowed as expense under GAR provisions? Then answer is no. आप याद उठाइए फ्रेंड्स, हमने ये डिस्कस किया था ना कि गार के जो प्रोविजंस है वो किसी टैक्स पेयर की चॉइस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब ये जो एसएससी कंपनी है, इसको अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग में मशीन की जरूरत पड़ रही है तो इनके पास ये चॉइस है, वो चाहे तो उसका आउटराइट परचेस करें, मतलब ओपन मार्केट से उनको खरीद कर लाएं तो उनको डेप्रिसिएशन मिलेगा, या वो चाहे तो इन्हें लीज पर ले लें तो उनका लीज रेंट जाएगा। अब ऐसे केस में अगर वो परचेस करेंगे तो उनका फंड्स ब्लॉक हो जाएगा ना, इसलिए उस केस में जो डेप्रिसिएशन है उनका फंड ब्लॉक हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम आ रहा था, लेकिन अगर वो उन्हें लीज पर अगर लाएंगे तो फिर जिसका पैसा ब्लॉक होगा वो लीज रेंट के तौर पर कुछ तो आप इसे कमाएगा, तो वहां जो लीज रेंट का अमाउंट है वो थोड़ा ज्यादा आएगा। तो एसएससी कंपनी के द्वारा जो लीज रेंट का पेमेंट है वो डेप्रिसिएशन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा पे किया जा रहा है, तो कंपनी का वहां फंड भी तो ब्लॉक होने से बच रहा है। तो अब ऐसे केस में केवल ये कहकर के डेप्रिसिएशन से ज्यादा आप लीज रेंट क्लेम कर रहे हो इसलिए हम गार के प्रोविजंस इन्वोक करेंगे, तो बोर्ड ने कहा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस तरह के केस में गार के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं हो सकते। राइट ना फ्रेंड्स, मतलब क्या, गार के जो प्रोविजंस है वो किसी एसएससी, वो टैक्स पेयर की जो चॉइस है कि वो परचेज करना चाहे तो असेट परचेज करें, लीज पर लाना चाहे तो लेकर आए। हां, गार विल नॉट, देखिए ये हमने डिस्कस किया था, विल गार इंटरप्ले विद द राइट ऑफ द टैक्स पेयर टू सिलेक्ट और चूज मेथड टू इंप्लीमेंटिंग ट्रांजैक्शन। तो गार विल नॉट इंटरप्ले, वहां पर टैक्स पेयर की चॉइस है कि वो आउटराइट परचेज करें या लीज पर आइटम को लें। आइए जरा अब मैं ले आया आपको जनवरी 25 का जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कस वेदर द प्रोविजंस ऑफ गार कैन बी इन्वोक्ड इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। क्या Red Limited, an Indian company, incorporates Brown Limited as a wholly owned subsidiary in country Y, a no tax jurisdiction. Brown Limited is engaged in manufacturing of cement, raw material for which is available at a lower price in country Y. ब्राउन लिमिटेड हैज नॉट पेड एनी डिविडेंड टू रेड लिमिटेड। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो आप ये कंसीडरेशन में लीजिए कि रेड लिमिटेड ने अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए उन्होंने इस टैक्स हेवन की जो लोकेशन है, कंट्री वाई की जो लोकेशन है वो चूज की और वहां पर अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी उन्होंने फॉर्म की। ब्राउन लिमिटेड उन्होंने अगर कंट्री वाई में अगर फॉर्म की है तो किस लिए, क्योंकि कंट्री वाई में जो रॉ मटेरियल है, जो सीमेंट है, वो लोअर प्राइस पर अवेलेबल है, तो इससे रेड लिमिटेड की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आए, का प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा आए। तो वो कोई टैक्स एडवांटेज ऑब्टेन करने के लिए ये काम नहीं कर रही हैं, उन्होंने किसी कंट्री का टैक्स बचाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये काम किया है। तो ये एक्चुअली रेड लिमिटेड के पार्ट पर टैक्स एडवांटेज की ऑब्टेनिंग का केस नहीं है, ये उन्होंने अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उन्होंने ये काम किया है। भले ही ब्राउन लिमिटेड ने कोई अभी उन्हें डिविडेंड नहीं बांटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे केस में कोई टैक्स एडवांटेज की ऑब्टेनिंग का ये केस नहीं है। इसलिए जो प्राइमरी कंडीशन है गार की एप्लीकेबिलिटी के लिए वो इंपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट होना चाहिए, और इंपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट वही अरेंजमेंट कहलाता है जहां पर टैक्स एडवांटेज ऑब्टेनिंग मैन पर्पस रहा हो या टैक्स एडवांटेज की ऑब्टेनिंग मैन पर्पस नहीं, इसलिए गार के प्रोविजन पिक्चर में नहीं आ सकते। देन आगे देखिए, येलो लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ पिंक लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एच. Pink Limited gave a loan to Yellow Limited during the financial year 25-26. The DTAA between India and country H gives the exclusive right to tax interest to the resident state. Country H provides tax exemption of interest receivable by resident company from any entity in which the resident company holds not less than 10% of equity shares. Pink Limited doesn't have permanent establishment in India. Yellow Limited is able to claim interest deduction from its total income and thus enjoyed a tax benefit of 1.5 crores in India. Pink Limited also earned a tax benefit equivalent to 2 crores in country H.
तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप यहां पर देखिए, ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है, इसमें एक पार्टी अरेंजमेंट की येलो लिमिटेड है और दूसरी पार्टी अरेंजमेंट की पिंक लिमिटेड है ना। और दोनों पार्टीज का जो टैक्स एडवांटेज है वो इन एग्रीगेट आप देखिए 3.5 करोड़ हो गया, मतलब 3 करोड़ से क्रॉस कर गया। जहां पर टैक्स एडवांटेज अगर 3 करोड़ से क्रॉस कर रहा हो, वहां तो गार के प्रोविजंस की जो एप्लीकेबिलिटी है वो पिक्चर में आ ही पाती है। हां, तो ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है कि जो कंट्री एच वाली कंपनी है उसने इंडियन कंपनी को जो लोन का अमाउंट पास ऑन किया है, एक्चुअली जो इंडिया कंट्री एच की टैक्स ट्रीटी है उसके हिसाब से जो कंट्री एच बेस्ड कंपनी पिंक लिमिटेड है वो तो कंट्री एच में टैक्स पे करने के लिए लायबल बनेगी नहीं, और जो इंडिया में भी माय डियर फ्रेंड्स उनकी जो टैक्सेबिलिटी है वो यहां पर आएगी नहीं। तो अब इस केस में सिंस ये जो अरेंजमेंट यहां पर बन रहा है, इस केस में जो अरेंजमेंट की ऑल पार्टीज का जो टैक्स बेनिफिट है वो 3 करोड़ से ज्यादा आ रहा है, इसलिए गार के एक मिनट देखिए, यहां पर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो 3 करोड़ का थ्रेशोल्ड हमने डिस्कस किया, गार के प्रोविजंस इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है। तो इन इंडिया जो टैक्स एडवांटेज ऑब्टेन किया जा रहा है अरेंजमेंट के ऑल पार्टीज के द्वारा, इन इंडिया जो टैक्स एडवांटेज ऑब्टेन किया जा रहा है, अगर वो 3 करोड़ से ज्यादा अगर आप अवेल कर रहे हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को अगर 3 करोड़ से ज्यादा का अगर टैक्स रेवेन्यू का लॉस अगर आप पिक्चर में लाने की स्थिति में आ रहे हैं, तो फिर उस केस में आप पर गार के प्रोविजंस पिक्चर में आएंगे। अब आप देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि जो कंट्री एच बेस्ड कंपनी है पिंक लिमिटेड, वो 2 करोड़ रुपीस का टैक्स एडवांटेज ऑब्टेन कर रही है, लेकिन कहां? इन कंट्री एच, इन कंट्री एच, नॉट इन इंडिया। ओके, इसीलिए इस केस में जो इंडिया में अरेंजमेंट की ऑल पार्टीज में केवल जो येलो लिमिटेड है वो टैक्स एडवांटेज ऑब्टेन कर रही है 1.5 करोड़ का, सिंस वो अमाउंट 3 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं है, इसलिए इस केस में गार के जो प्रोविजंस हैं वो पिक्चर में नहीं आ पाएंगे। यस, तो यहां पर इन कंट्री एच ये जो वर्ड्स है इन पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। आप देखिए जरा, अब तो फॉर गार प्रोविजंस to be invoked, the tax benefit arising from the transactions to all the parties together should be more than 3 crores. The application of tax laws is jurisdiction specific, and hence what can be seen and examined in is the tax benefit enjoyed in Indian jurisdiction due to the arrangement or part of the arrangement. Thus in the present case, since tax benefit in Indian jurisdiction doesn't exceed 3 crores, GAR cannot be invoked. तो हाँ फ्रेंड्स, आपको वो जो लास्ट के 3 वर्ड्स थे ना, इन कंट्री एच, ये मेनली कंसीडरेशन में यहां पर लेने थे, राइट। अगर यहां पर ये लिखा होता सिंपली कि जो येलो लिमिटेड एंड पिंक लिमिटेड है वो इन इंडिया 1.5 करोड़ एंड 2 करोड़ का जो टैक्स बेनिफिट है वो ऑब्टेन कर रही हैं, तो फिर उस केस में हम एग्रीगेशन की अप्रोच लगाकर लिमिट से क्रॉस का केस दिखाकर गार की एप्लीकेबिलिटी पिक्चर में ला पाते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, इसलिए गार के प्रोविजंस पिक्चर में नहीं आ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब मैं जो हमने टैक्स प्लानिंग वाले चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में गार के बाद में फिर वो जो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट वगैरह को, अच्छा उससे भी पहले कुछ और प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको जो केस स्टडीज दी गई है मैं उनमें आपको लाया हूं। देखिए जरा, देखिए जो गार के प्रोविजन है जनरली हम इंटरमीडिएट लेवल वगैरह पर नहीं देखते ना, फाइनल लेवल पर डिस्कस की जाने वाली ये स्पेसिफिक थिंग्स है, यूनिक चीजें होने की वजह से कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन तो हमने कॉन्सेप्चुअल सेशन में पूरा किया, लेकिन प्रैक्टिस भी आपकी एक अच्छी हो जाए, इसलिए मैंने कुछ एडिशनल प्रैक्टिस के लिए केस स्टडीज आपको यहां पर ये दे रखी हैं, जरा देखिए प्लीज। द मर्जर ऑफ अ लॉस मेकिंग कंपनी विद अ प्रॉफिट मेकिंग वन रिजल्ट्स इन लॉसेस, सेटिंग ऑफ प्रॉफिट्स, अ लोअर नेट प्रॉफिट एंड लोअर टैक्स for the merged company, would the losses be disallowed by applying GAR? मतलब सिचुएशन क्या बन रही है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी का अगर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के साथ में अगर मर्जर हुआ तो क्या होगा, लॉस मेकिंग बिजनेस जब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के पास आ जाएगा तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को जो प्रॉफिट आया करेगा उससे वो लॉस मेकिंग कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉसेस का जब सेट ऑफ लेंगी तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का प्रॉफिट डाउन चला जाएगा, टैक्स आगे कम आया करेगा। तो मतलब यहां पर टैक्स कम आए ऐसी सिचुएशन इस मर्जर में बन रही है, तो क्या यहां पर गार के प्रोविजंस पिक्चर में आ पाएंगे? जो लॉस मेकिंग कंपनी का जो लॉस है उसको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को अलाउ नहीं किया जाएगा, गार लगाया जाएगा नहीं। एक्चुअली जो अमलगमेटिंग कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी जिसका मर्जर हो रहा है, दैट इज अमलगमेटिंग कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉसेस का बेनिफिट अमलगमेटेड कंपनी को मिले, इसके लिए सेक्शन 72A में ढेर सारी कंडीशंस आप देखते हैं।
या तो डाइए सेट ऑफ चैप्टर में सेक्शन 72A में कई सारी कंडीशंस वहां पर प्रोवाइड की गई हैं। तो जब सार गिवन है तो गार की क्या जरूरत है? ऐसे केस में सिंस स्पेसिफिक एंटी एविडेंस रूल्स गिवन है, इसलिए इस केस में जो गार के प्रोविजंस है वो पिक्चर में नहीं आएंगे। ओके, लेकिन जरा ये केस देखना, इन द अबव फैक्ट्स लेट अस प्रिज्यूम द प्रॉफिट मेकिंग कंपनी मर्जेस विद अ लॉस मेकिंग वन। अब रिवर्स मर्जर हो रहा है, आप देखिए, अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी के साथ मर्ज हो रही है। तो अब ये जो मर्जर है, इसमें प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस जब लॉस मेकिंग कंपनी के पास आएगा, तो अब लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस से आगे प्रॉफिट जब आया करेगा, तो वो लॉस मेकिंग कंपनी जो खुद अमलगमेटेड कंपनी है, वो अब अपने प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस से अपने हो चुके लॉस का एडजस्टमेंट कर पाएंगी, अपना टैक्स आगे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट पर बचा पाएंगी, अपने एक्यूमुलेटेड लॉसेस का एडजस्टमेंट कर पाएंगी। क्या ये जो मर्जर का सीन बना है, इसमें अमलगमेटिंग कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉस का बेनिफिट अमलगमेटेड कंपनी ले रही है क्या? नहीं, यहां अमलगमेटिंग कंपनी तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी खुद रही है। तो ये जो मर्जर है, इस पर सेक्शन 72A तो नहीं लगेगा, पक्की बात है, क्योंकि सेक्शन 72A तो पिक्चर में कब आता है? अमलगमेटिंग कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉसेस का बेनिफिट अमलगमेटेड कंपनी जब ले तब आता है। यहां तो अमलगमेटेड कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी खुद रही है, वो अपने लॉस का बेनिफिट आगे जो उन्हें अमलगमेशन में प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस मिला है, उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे वो अपने अर्लियर लॉस का बेनिफिट एडजस्ट करती हुई नजर आएंगी। तो यहां पर सेक्शन 72A तो पिक्चर में नहीं आएगा। दिस रिजल्ट्स इन लॉसेस सेटिंग ऑफ प्रॉफिट्स, अ लोअर नेट प्रॉफिट एंड लोअर टैक्स लायबिलिटी फॉर बोथ कंपनीज टेकन टुगेदर। कैन दिस बी एग्जामिन्ड अंडर गार? तो यहां पर देखिए, सिंस सेक्शन 72 है तो पिक्चर में नहीं आ रहा, तो फिर तो सर लगा दो गार, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से अल्टीमेटली क्या हो रहा है? इस अरेंजमेंट से टैक्स बचाने की कोशिश हो रही है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि कोई भी मर्जर जब होता है तो वो माय डियर फ्रेंड्स हायर अथॉरिटी की स्कीम, हायर अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड स्कीम के तहत होता है। हां, तो ये भी जो मर्जर हुआ होगा ये अंडर स्कीम ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी या हाई कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड स्कीम के तहत ये मर्जर हुआ होगा। और हायर अथॉरिटी ने जब इस स्कीम को अप्रूव किया होगा तो पक्की बात है कि उन्होंने सभी एंगल से इस मर्जर की जो इस मर्जर को लेकर जो जेन्युइननेस है वो देख ली होगी कि हां ये वास्तव में जेन्युइन बिजनेस पर्पसेस के लिए हो रहा है, वो तभी उस स्कीम को अप्रूव करेंगे। तो जहां पर स्पेसिफिक अथॉरिटी पिक्चर में है, जहां कुछ भी स्पेसिफिक है, तो वहां पर गार के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में नहीं आएंगे। ये मैं कुछ नया आपके सामने नहीं रख रहा हूं फ्रेंड्स, याद कीजिए ये वाली बात हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए भी थे कि जहां पर विल गार बी इन्वोक्ड इफ अरेंजमेंट इज सैंक्शन्ड दैट इज अप्रूव्ड बाय एन अथॉरिटी सच एज कोर्ट, एनसीएलटी वगैरह। तो इस तरह के केस में गार के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होते। तो ये जो सिचुएशन अराइज हुई, इसमें भी गार के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में नहीं आ पाएंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, देखिए प्लीज, आइए अब मैं रखता हूं आपके सामने अगला क्वेश्चन। इंडिको इनकॉर्पोरेट सब्सिडरी कंपनी नो टैक्स जुरिडिक्शन विद एंटिटी ऑफ $100, subsidiary company has no reserves. It gives a loan of $100 to Indico at the rate of 10% per annum, which is utilized for business purpose. Indico claims deduction of interest payable to Subco from the profits of business. There is no other activity in Subco. Can GAR be invoked in such a case? पहले तो आप ये देखिए हो क्या रहा है यहां पर। इंडियन कंपनी ने अगर नो टैक्स जुरिडिक्शन टैक्स 7 में अगर एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म की, उस सब्सिडरी कंपनी में उन्होंने कैपिटल के तौर पर पैसा डाला, ओके, उस सब्सिडरी कंपनी में कोई रिजर्व वगैरह नहीं है, हां, सब्सिडरी कंपनी को पैसा इंडियन कंपनी से मिला। अब सब्सिडरी कंपनी ने वही पैसा इस इंडियन कंपनी को लोन के तौर पर दिया हुआ बताया है, ओके, और ये सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी से जो मिला पैसा था वो लोन के तौर पर इंडियन कंपनी को दिया हुआ बताया है। अब ये इंडियन कंपनी अपने ही पैसे को जो कैपिटल के तौर पर डाला गया था, अपने ही पैसे को वो लोन के तौर पर लिया हुआ बता रही हैं और सब्सिडरी को इंटरेस्ट का पेमेंट दिखा रही है। उसकी जो डिडक्शन है वो इंटरेस्ट की वो क्लेम कर रही हैं। वो सब्सिडरी कंपनी में कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो मतलब क्या कि कॉमर्शियल सब्सटेंस की यहां लैकिंग नजर आ रही है। यहां पर सब्सिडरी कंपनी को बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग का प्लान के समय यहां पर देखने को मिल रहा है। कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग यहां पर अपीयर हो रही है, जिसकी वजह से ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट ट्रीट किया जा सकेगा।
एंड जो गार के प्रोविजंस हैं वो पिक्चर में लाई जा सकेंगे। तो पहले कॉन्सेप्चुअली आपने जो चीज है वो यहां पर कंसीडरेशन में लेनी है कि ये जो केस है इस केस में इस केस में कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। यहां कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग की वजह से क्योंकि राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स का ये केस है, ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट ट्रीट किया जा सकेगा। कॉन्सिक्वेंटली इस केस में गार के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में लाई जा सकेंगे। जो इंटरेस्ट का पेमेंट यहां पर होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी दिखा रही है वो डिसअलाउ किया जा सकेगा। लेकिन आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि अमाउंट बहुत ही छोटा है। केवल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपकी टेस्ट करने के लिए ये जो छोटा सा एग्जाम जो क्वेश्चन है वो यहां पर बनाकर दिया गया है। आप यहां पर ये भी ऐड कर सकते हैं, सिंस जो टैक्स एडवांटेज है वो 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है, सिंस जो एडवांटेज है वो 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है, देयरफॉर फाइनली गार के जो प्रोविजंस है वो पिक्चर में नहीं लाए जा सकेंगे। राइट ना फ्रेंड्स, ये बात आप यहां पर और ऐड कर सकते हैं। और आइए अब मैं ले आया आपको जुलाई 25 एंड नवंबर 25 एमटीपीस का जो पार्ट रहा था उस क्वेश्चन में। काइंडली देखिए, मेसर्स स्काईलाइन डिजाइन सॉल्यूशंस लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एक्स, इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन सर्विसेज ग्लोबली। इट रिसीव्स अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सनराइज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, टू डिजाइन एंड डेवलप अ चेन ऑफ रिसोर्ट्स अक्रॉस इंडिया। एज पर इंडिया कंट्री एक्ट टैक्स ट्रीटी, पेमेंट्स फॉर आर्किटेक्चरल सर्विसेज आर ट्रीटेड एज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड आर टैक्सेबल इन इंडिया when paid to a company. However, when the same services are rendered by a partnership firm or individual, the income is taxable in India only if the firm has a fixed base in India or the estate of partner or employees in India exceeds 180 days. The tax treaty does not contain a limitation or benefit clause. अब देखिए जरा, to leverage the treaty benefit, Messrs. Skyline Design Solution Limited form a partnership firm in country X with one of its directors holding a nominal stake. The contract is routed through this firm and the company sends its employees to the firm to perform the services. The firm claims treaty protection, stating that it neither has a fixed base nor exceeds 180 days stay condition and hence no tax is paid in India. Does this restructuring of income from company to a partnership firm aimed at availing treaty benefit and avoiding Indian tax liability fall within the scope of GAR provision? The answer is absolutely yes. अरे आप देखिए, ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है इसमें वास्तव में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस कंपनी को, कंट्री एक्स बेस्ड कंपनी को उन्हें इंडियन कंपनी से मिला था। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली फॉरेन कंट्री दैट इज कंट्री एक्स बेस्ड इस स्काईलाइन कंपनी को इस इंडियन कंपनी से मिला था, लेकिन जो इंडिया कंट्री एक्स की जो टैक्स ट्रीटी थी उसके अकॉर्डिंगली जो बेनिफिट था वो कंपनी को नहीं मिलना था, वो फर्म के केस में पॉसिबल था। इसलिए उस टैक्स ट्रीटी के बेनिफिट को लीवरेज करने के लिए, उठाने के लिए इस कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को केवल फॉर्म किया। अपने ही एम्प्लॉइज थे जो इस कंपनी में भेजे, कंपनी ने अपने ही एम्प्लॉइज थे जो इस फर्म में भेज कर जो इंडियन क्लाइंट थे उनको सर्विसेज का परफॉर्मेंस दिखाया। तो अब ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है इस केस में माय डियर फ्रेंड्स, जो ये पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म के फॉर्मेशन की कोई कॉमर्शियल नेसेसिटी नहीं है। ये केवल और केवल इंडिया कंट्री एक्स की टैक्स ट्रीटी के बेनिफिट को अवेल करने के लिए, उस ट्रीटी एब्यूज, उस ट्रीटी का मिसयूज करने के लिए उन्होंने ये पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की है। इसकी कोई कमर्शियल नेसेसिटी नहीं है और कंपनी ने अपने ही एम्प्लॉइज के थ्रू इंडियन कंपनी को जो सर्विसेज हैं वो रेंडर कराई है। तो इस केस में ये कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग का केस कहलाएगा, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको फॉर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
ऐसे केस में ये कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग का केस कहलाएगा, इम्परमिसिबल एविडेंस अरेंजमेंट बन जाएगा और इस तरह के केस में गार की जो प्रोविजंस है हां वो पिक्चर में आ सकेंगे। ओके, तो देखिए देयर वाज नो कॉमर्शियल नेसेसिटी टू क्रिएट अ सेपरेट फर्म। हां, टैक्स बेनिफिट को ऑब्टेन करने के अलावा कोई भी और कॉमर्शियल नेसेसिटी इस फर्म के फॉर्मेशन के लिए यहां थी नहीं। फर्म केवल ऑन पेपर है क्योंकि जो मैन पावर वगैरह है वो कंपनी ही फर्म को पास ऑन करके इंडियन क्लाइंट्स को सर्व कर रही हैं। ऐसे केस में कॉमर्शियल सब्सटेंस ना होने की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट भी इनफैक्ट जो ऑन रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है इंडियन कंपनी का फर्म के द्वारा, एक्चुअली सर्विसेज तो जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं अल्टीमेटली वो इंडियन कंपनी को दे रहे हैं ना। ये केवल ट्रीटी अब्यूज मतलब ट्रीटी मिसयूज का केस है। ये ट्रीटी शॉपिंग मतलब जो इंडिया कंट्री एक्स की टैक्स ट्रीटी है उससे जो बेनिफिट है वो शॉप करने की उठाने की यहां कोशिश की जा रही है। इसलिए गार की जो प्रोविजंस है वो यहां पर पिक्चर में लाए जा सकेंगे। हां, ट्रीटी में जो रेट हो और जो इंडिया का जो टैक्स रेट है वो जो भी विच एवर इज मोर बेनिफिशियल वो यहां पर प्रिवेल करेगा। आइए जरा अब हमने गार के बाद में उस टैक्स प्लानिंग वाले चैप्टर में जो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट वगैरह को लेकर ढेर सारी जो चीजें डिस्कस की थी उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। और मैंने एक डिटेल्ड क्वेश्चन आपके लिए यहां पर बना दिया जिससे आपके नंबर ऑफ टाइम्स के जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है एमटीपी स्टडी मटेरियल के भी जो क्वेश्चन है वो आपके से सिंगल क्वेश्चन से कवर हो जाने हैं। काइंडली देखिए, स्पेसिफाई विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एक्ट्स कैन बी कंसीडर्ड एज टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवेजन। पहले सिचुएशन, मिस्टर पी डिपॉजिट्स ₹1 लाख इन पीपीएफ अकाउंट सो एज टू रिड्यूस हिज टोटल इनकम फ्रॉम 5,90,000 टू 4,90,000 टू 4,90,000। तो मतलब हमें ऐसा फील हो रहा है कि जो मिस्टर पी है इन्होंने 115 बीएससी के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट ऑप्ट कर लिया होगा जिससे ये 5 लाख रुपीस तक की इनकम, 5 लाख से जब इनकी इनकम कम होगी तो वो सेक्शन 87 की रिबेट उठाकर अपना टैक्स बचा लेंगे। इसलिए उन्होंने 80C का बेनिफिट अवेल करने के लिए पीपीएफ में जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर दिया। तो इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ टैक्स प्लानिंग। लॉमेकर्स पीपीएफ में डिपॉजिट बेस्ड टीसी में डिडक्शन लेकर आए हैं। मिस्टर पी ने उस डिडक्शन को अवेल करने के लिए अगर पीपीएफ में अमाउंट जमा कराया है तो क्या गुनाह किया है। ये लॉमेकर्स की इंटेंशन के अकॉर्डिंगली बेनिफिट है जो अवेल कर रहे हैं, इसलिए इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ टैक्स प्लानिंग। नाउ एक्सक्यूएल मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ टीडीएस इफेक्टेड बाय इट टू एनेबल टाइमली कंप्लायंस। तो इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ टैक्स मैनेजमेंट। हां, यहां अगर एसक्यूएल लिमिटेड ने अगर प्रॉपर टीडीएस टाइम से इनफैक्ट जमा हो जाए, इसकी कंप्लायंस के लिए अगर एक प्रॉपर टीडीएस का रजिस्टर अगर मेंटेन किया है तो ये एक सिंपली टैक्स मैनेजमेंट का केस हमें यहां नजर आ रहा है। अच्छा, अब एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर मेकिंग अ टैक्स सेवर डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख इन अ नेशनलाइज्ड बैंक। तो अभी हमने जैसा पहले केस में डिस्कस किया था कि अगर ये टैक्स सेवर डिपॉजिट कर रहे हैं तो मतलब क्या ये टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, अपना टैक्स बचाने के लिए जो डिपॉजिट है उसमें पैसा अपना लगा रहे हैं। A partnership firm obtaining declaration from lenders or depositors in form 15G and H and forwarding the same to income tax authorities। तो ये क्लियर कट केस है टैक्स मैनेजमेंट का। आप देखिए कि अगर फर्म ने अगर जो जिनको इंटरेस्ट उन्हें पे करना था उनसे फॉर्म 15G/H लिया, डिपार्टमेंट को आगे फर्निश किया, तो ये क्या कर रही है, एक तरह से टैक्स कंप्लायंस ही कर रही है ना। तो टैक्स मैनेजमेंट का ये केस हमें नजर आ रहा है। अब ये वाला पार्ट देखिए जरा, कंपनी इंस्टॉल्ड एन एयर कंडीशनर कॉस्टिंग ₹75,000 एट द रेसिडेंस ऑफ अ डायरेक्टर as per the terms of his appointment but treats it as fitted in quality control section in the factory। अब रुकिए, अगर डायरेक्टर की लोकेशन पर अगर एसी लगवाया जाएगा तो वो फर्नीचर एंड फिटिंग्स में आएगा और उस पर जो डेप्रिसिएशन वो केवल 10% मिल पाएगा। और अगर वो फैक्ट्री में अगर एसी अगर फिटेड होगा तो वो प्लांट मशीनरी में आ जाएगा और वहां डेप्रिसिएशन 15% मिल जाएगा। तो कंपनी हायर डेप्रिसिएशन अवेल करने के लिए फैक्ट्स का मिसरिप्रेजेंटेशन कर रही है। एसी लगाए डायरेक्टर की लोकेशन पर और दिखाया जा रहा है कि वो फैक्ट्री में लगाए। दिस इज विद द ऑब्जेक्टिव टू ट्रीट इट एज प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। तो ये फैक्ट्स का मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है। और मैंने अर्लियर क्वेश्चंस में भी आपके साथ डिस्कस कर रखा है, गार वाले जो हमने डिस्कस किए थे कि जहां फैक्ट्स का मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मतलब क्लियर कट केस ऑफ टैक्स एवेजन यहां नजर आ रहा है क्योंकि यहां टैक्स की चोरी करने की कोशिश यहां कर रहे हैं।
Then देखिए RR Limited issued a credit note for rupees 80,000 as brokerage payable to Mr. Ramana, who is the son of managing director of the company. The purpose is to increase the total income of Mr. Ramana from 6,20,000 to 7 lakhs and reduce the income of RR Limited correspondingly. तो फ्रेंड्स RR Limited मतलब एक कंपनी लाइक डोमेस्टिक कंपनी जिस पर नॉर्मली टैक्स रेट 30% होता है, हाँ अगर उनके केस में 25% का टैक्स रेट भी पिक्चर में आ सकता है। अगर वो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम अगर एंजॉय कर ले तो 22% और 15% तक टैक्स रेट जा सकता है। याद है ना वो 115 BAA BAB वगैरह जो आपने देख रखे हैं। एक्चुअली कंपनी को तो हर हाल में जो भी इनकम होगी उस पर 30% या 25% या 22% या 15% टैक्स देना ही पड़ेगा। तो कंपनी ने अपना वो टैक्स बचाने के लिए, अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए उन्होंने 80,000 रुपीज का जो ब्रोकरेज पेमेंट है वो मिस्टर रामाना को दिखाया है। लेकिन ये फिक्टिटियस ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट नोट केवल इशू किया गया है, ये एमडी के बेटे को कमीशन का पेमेंट दिखाया गया है। मतलब कमीशन पेबल यहां शो करके खर्चा कंपनी ने बुक करने की यहां कोशिश की है। ये एक फिक्टिटियस ट्रांजैक्शन हमें नजर आ रहा है। ये कंपनी अपना टैक्स बचाने के लिए काम कर रही है। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ टैक्स एवेजन। कंपनियां टैक्स की चोरी करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए ये टैक्स एवेजन का यहां पर फिट केस कहलाएगा। तो देखिए जरा प्लीज, यहां पर बस मैं एक छोटी सी बात आपको यहां कहना चाहूंगा कि अब एक्चुअली नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस किया था ना 115 BAC में, अगर इनकम 12 लाख से ज्यादा भी ना हो तो आप 87 में रिबेट ले सकते हैं और वहां पर रिबेट 60,000 रुपीज तक की अवेलेबल होती है। तो देखिए, इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट ऑफ रुपीज 80,000 बाय कंपनी एज ब्रोकरेज पेबल टू मिस्टर रामाना सन ऑफ एमडी टू इंक्रीज हिज टोटल इनकम फ्रॉम 620 to 7 lakhs and to correspondingly reduce the company's total income is a method of reducing the tax liability of a company by recording a fictitious transaction. The company is liable to tax at a flat rate of the 30, 25, 22 as the case may be. अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो फिर 15 भी जा सकता था, whereas the Ramana would be liable to pay any tax as per the default tax regime under section 115 BAC since his total income doesn't exceed rupees 12 lakhs, consequent to which he would be eligible to tax rebate of 60,000 by section 87A. Reducing tax liability by recording a fictitious transaction would tantamount to tax evasion. ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर कंपनी ने क्या कोशिश की है कि उनका जो टैक्स है वो बच जाए। तो यहां टैक्स इवेजन का वो क्लियर कट केस नजर आएगा, राइट। तो फ्रेंड्स आइए मैं जरा अब आगे ले चलता हूं। कंपनी रेमिटेड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ इट्स ओन कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऑन मंथली बेसिस बिफोर ड्यू डेट। तो इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ टैक्स मैनेजमेंट। हाँ, कि कंपनी टैक्स कंप्लायंस कर रही है ना, जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है अपना और एम्प्लॉय का वो टाइमली वो आगे पास ऑन कर रही है। तो मतलब वो टैक्स मैनेजमेंट का फिट केस हमें नजर आ रहा है। An individual assessee deposits a sum of rupees 10,000 in Sukanya of his daughter so that his total income is reduced from 5 lakhs 5,000 to 495, which entitles claim him to rebate under section 87A and consequently his tax liability becomes nil. तो ऐसा फील होता है कि ये जो इंडिविजुअल है इन्होंने 115 BAC से शिफ्ट आउट ऑप्ट कर लिया होगा, हाँ, जिसकी वजह से वो 5 lakhs के थ्रेशोल्ड पर फोकस रखे हुए हैं। तो ऐसे केस में हाँ, उन्होंने अगर एक टैक्सेबल डिपॉजिट अगर किया है, लाइक सुकन्या में अगर जमा कराया है, तो ये लॉ मेकर्स की इंटेंशन के अकॉर्डिंगली वो बेनिफिट अवेल कर रहे हैं। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ टैक्स प्लानिंग। देन अ कंपनी ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन फॉर्म 60 फ्रॉम कस्टमर्स हु आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर परमानेंट अकाउंट नंबर बट द सेम इज नॉट अलॉटेड टू देम। तो जिन कस्टमर्स को पैन अलॉट नहीं हुआ है उनसे फॉर्म 60 अगर कंपनी ले रही है तो ये टैक्स मैनेजमेंट का में फिट केस यहां नजर आ रहा है, राइट। अ पार्टनरशिप फर्म मेड अ पेमेंट ऑफ रुपीज 35,000 फॉर परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर which is installed at the residence of one of the partners. However, the same is shown as being installed in the office of the firm for claiming depreciation. तो जैसा हमने डिस्कशन अभी ऊपर कर भी रखा है कि यहां पर फैक्ट्स का मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसलिए ये टैक्स एवेजन का केस होगा कि पार्टनर की लोकेशन पर फ्रिज लगा है और फर्म अपने ऑफिस में लगाया हुआ बता रही है, तो ये फैक्ट्स का मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसलिए टैक्स एवेजन का ये क्लियर कट केस कहलाएगा। नाउ अ कंपनी pays rupees 4 lakhs to Mrs. D, wife of director Mr. D, who although being a qualified professional but is a housewife. The purpose is to increase the total income of Mrs. D up to rupees 5 lakhs and claim expenditure in the books of the company without provision or providing of any professional services by Mrs. D to the company. तो अब आप देखिए, अगर मिसेस डी ने कंपनी को कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की नहीं है और कंपनी के द्वारा 4 lakhs का पेमेंट उन्हें दिखाकर
अगर एक्सपेंडिचर क्लेम किया जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये टैक्स एवेजन यहां पर हमें नजर आ रहा है। हां, बोगस ट्रांजैक्शन से के सर्विस मिली नहीं और आप 4 लाख का पेमेंट दिखाकर खर्चा क्लेम कर रहे हो, तो ये बोगस ट्रांजैक्शन है जो यहां पर बुक हो रहा है, ये टैक्स एवेजन का फिट केस यहां पर कहलाएगा। तो अभी अभी हमने जो लास्ट केस डिस्कस किया फ्रेंड्स, हां ये टैक्स एवेजन का फिट केस यहां पर ट्रीट किया जाएगा। और आइए जरा अब ले आया मैं आपको मई 2024 का जो क्वेश्चन है उसमें, स्पेसिफाई विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग एक्ट्स कैन बी कंसीडर्ड एज टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स एवेजन। पहला केस, मिस्टर डी हैज एफडीआर विद एसबीआई इन हिज नेम अमाउंटिंग टू ₹50 lakhs. He gifted this sum of ₹50 lakhs to his son on 10th April 2025, the date on which he attained 18 years of age. तो फ्रेंड्स, मिस्टर डी ने अपने मेजर सन को 18 इयर्स की एज अगर इस डेट पर उनके सन ने अगर अटेन कर लिया तो मतलब वो मेजोरिटी अटेन कर चुके हैं। तो हां, मिस्टर डी ने अपने मेजर सन को ये जो 50 लाख रुपीज की जो एफडी है वो गिफ्ट कर दी है। तो सन को अपने फादर से ये गिफ्ट मिला है, तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, इसलिए सन को ये जो 50 लाख की एफडी जो गिफ्ट में मिली है वो सन के एंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बनेगी, पक्की बात है। द पर्पस इज टू शिफ्ट इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम मिस्टर डीज हैंड्स टू हिज सन सो दैट देयर मे बी जीरो टैक्स इंप्लीकेशन सिंस हिज सन हैज नो other income and total interest would be lower than taxable limits for previous year 24-25. right my dear friends, तो यहां पर जो ये सिचुएशन अराइज हो रही है इसमें जो यहां ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है इस सिचुएशन में आपने कंसीडरेशन में क्या लेना है कि भले ही सन को विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन ये 50 लाख की एफडी आपने मिस्टर डी से मिली है, इस एफडी का जो इंटरेस्ट होगा उस पर क्लबिंग के प्रोविजंस पिक्चर में नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि क्लबिंग के जो प्रोविजंस हैं वो कहां पर गिवन है, आप याद उठाइए रिलेटिव वगैरह को लेकर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में, जहां इंडिविजुअल अपने स्पाउस को अगर कोई असेट ट्रांसफर कर दे लाइक एफडी वगैरह या कोई अदर इन्वेस्टमेंट असेट का ट्रांसफर कर दे, या सब क्लॉज 6 में जहां सन्स वाइफ का केस हमें देखने को मिलता है। राइट ना फ्रेंड्स, या इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स जो सेक्शन 64(1)(a) जहां पर माइनर चाइल्ड का केस हो, माइनर चाइल्ड के द्वारा असेट है पर इनकम अगर मतलब माइनर चाइल्ड को अगर कोई इनकम हो रही हो, ओके, तो ऐसे केस में जो क्लबिंग के प्रोविजंस है वो पिक्चर में आते हैं। यहां पर आप देखिए जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो एक्चुअली माइनर चाइल्ड को नहीं हो रही क्योंकि वो मेजोरिटी अटेन कर चुके हैं, इसलिए इस केस में ना क्लबिंग पिक्चर में आएगी, यहां ना सन के हैंड्स में 56 लग पाएगा। तो जो गिफ्ट सन को मिला है वो सन के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बनेगा क्योंकि रिलेटिव से वाला गिफ्ट हो गया। और जहां तक बात क्लबिंग की है तो फ्रेंड्स स्पाउस, सन्स वाइफ और माइनर चाइल्ड वाले केस केवल क्लबिंग के दायरे में है, मेजर सन वाले केस क्लबिंग के दायरे में नहीं है, इसीलिए इस केस में क्लबिंग के प्रोविजंस भी अप्लाई नहीं हो पाएंगे। राइट, तो ये प्लान केस एक टैक्स प्लानिंग का केस बन पाएगा। हाँ, इस केस में मिस्टर डी के हैंड्स में ना क्लबिंग होगी और ना ही उनके सन के हैंड्स में टैक्सेबिलिटी आएगी क्योंकि उनकी इनकम तो अदरवाइज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी है और 56 उन पर लगना नहीं है। आइए जरा ये वाला पार्ट देखिए, मिस्टर राम्स एनुअल इनकम ऑफ ₹49,50,000 फॉर AY 26-27 एक्सक्लूडिंग कमीशन रिसीवेबल फ्रॉम ABC लिमिटेड ड्यूरिंग March 26 ही अर्नड कमीशन ऑफ ₹6 lakhs। तो जैसे ही 49,50,000 में 6 lakhs ऐड होगा तो उनका टोटल इनकम 50 लाख से क्रॉस कर जाएगा, वो सरचार्ज के दायरे में आ जाएंगे, पक्की बात है। हाँ, तो उन्होंने कमीशन एबीसी लिमिटेड से अर्न किया 6 lakhs का। ही आस्क्ड एबीसी लिमिटेड टू ट्रांसफर द कमीशन इन हिज वाइफ्स अकाउंट हु इज अ हाउसवाइफ। ही आल्सो आस्क्ड देम टू डिडक्ट टीडीएस इन हर नेम। ही डिड इट सो दैट हिज टोटल इनकम मे नॉट क्रॉस ₹50 lakhs and he can save surcharge on taxes applicable on total income exceeding ₹50 lakhs. His wife has no other income. तो पहले तो आप ये देखिए कि अगर मिस्टर राम ने एबीसी लिमिटेड से मिलने वाला 6 lakhs का अपना कमीशन अगर एबीसी लिमिटेड को कहा कि वो उनकी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे तो इट्स अ प्लेन केस ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय मिस्टर राम इन द फेवर ऑफ हिज वाइफ। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी इनकम को किसी अदर पर्सन के फेवर में अगर डाइवर्ट कर देता है तो वो ट्रांसफर की जाने वाली इनकम ट्रांसफरर की इनकम में ही क्लबिंग के लिए लायबल कहलाती है, टैक्स के लिए चार्जेबल बन जाती है। तो पहले तो ये जो कमीशन इनकम है 6 lakhs रुपीस की, ये पक्का मिस्टर राम के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल कहलाएगी। दूसरी बात,
यहां क्या हो रहा है, राम माय डियर फ्रेंड्स टैक्स की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर अपनी इनकम को 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ने दे रहे हैं जिससे उनका सरचार्ज बच जाए, तो ये रेवेन्यू के लॉस को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हां, तो ये एक तरह से टैक्स के चोरी का केस है, मतलब ये टैक्स एवेजन का माय डियर फ्रेंड्स प्लेन केस यहां पर कहलाएगा। ओके, तो यहां ऐसा करके ये जो मिस्टर राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू लॉस को अंजाम देने की यहां कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का जो एक्ट है वो टैक्स एवेजन का जो एक्ट है वो ट्रीट किया जाएगा। तो जैसा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि डायवर्जन का केस है, तो ये जो इनकम है तो सर्टेनली मिस्टर राम के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगी। वो रेवेन्यू लॉस को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो उनका बिलफुल एंड डेलिबरेट अटेम्प्ट है, ये अनएथिकल प्रैक्टिस इनफैक्ट जो हो रही है ये उनके पार्ट पर टैक्स की चोरी का केस है, टैक्स एवेजन इसे ट्रीट किया जा सकेगा। आइए जरा कुछ थ्योरेटिकल नेचर के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। मई 2019 में न्यू कोर्स में जो आपको दिया गया था, यू आर अपॉइंटेड एज टैक्सेशन मैनेजर ऑफ टाटला वेल लिमिटेड। In the context of tax planning, what are the tests that are to be satisfied for tax planning strategy to be successful? State them briefly. अरे याद उठाइए फ्रेंड्स, हमने जो सेकंड पार्ट टैक्स प्लानिंग वगैरह वाला डिस्कस किया था उसमें मैंने ये सारी बातें आपके साथ में तब डिस्कस की भी थी कि सक्सेसफुल टैक्स प्लानिंग के लिए किस तरह के टेस्ट हैं जो किसी टैक्स प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो याद कीजिए फ्रेंड्स, क्या हम वहां डिस्कस करके आए हैं कि सक्सेसफुल टैक्स प्लानिंग माय डियर फ्रेंड्स, दो सक्सेसफुल टैक्स प्लानिंग के दो टेस्ट हैं। एक तो जो भी टैक्स प्लानिंग टैक्स प्लानर कर रहे हैं वो करेंट लॉ की कंफर्मिटी में हमें नजर आनी चाहिए। लॉ का वायलेशन अगर आप कर रहे हैं तो फिर कहां है ये प्लानिंग, है ना। तो सक्सेसफुल टैक्स प्लानिंग के लिए जरूरी है कि वो जो टैक्स प्लानिंग टैक्स प्लानर ने की है वो करेंट लॉ की कंफर्मिटी में हो और उनकी टैक्स प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक्चुअली जो ये फर्स्ट टेस्ट है टैक्स प्लानिंग के दौरान जो टैक्स प्लानिंग की गई है वो टैक्स लॉ की कंफर्मिटी में है या नहीं, ये डिसाइड हो सके इसके लिए जरूरी क्या है कि वो जो टैक्स प्लानर है उनको उनके पास में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ टैक्स लॉ होनी चाहिए। उनके पास में टैक्स लॉ, टैक्स रूल्स, टैक्स केस लॉज वगैरह की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो माय डियर फ्रेंड्स वो टैक्स लॉ की कंफर्मिटी में जो अपने क्लाइंट के लिए प्लानिंग है वो कर पाएंगे। और यहां पर जो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ टैक्स लॉ है उसमें केवल जो इनकम टैक्स एक्ट रूल्स केस लॉज की नॉलेज नहीं, बल्कि उनके पास में जो अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ हैं उनकी भी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, जिससे माय डियर फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हैं उनसे उन्हें डिफीट ना मिले। मतलब क्या कि अगर एसएससी के केस में इनकम टैक्स की एप्लीकेबिलिटी के साथ में कोई अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस वगैरह भी अगर पिक्चर में आ रहा है तो उनके पास में जो अदर सिविल लॉज वगैरह हैं उनकी भी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। तो ये एक तो यहां पर जरूरी है कि सक्सेसफुल टैक्स प्लानिंग के लिए आपके पास में जो टैक्स लॉ की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज एंड अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ की जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, तभी आप अपने क्लाइंट के लिए बेटर जो टैक्स प्लानिंग है वो कर पाएंगे। और इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या कि आपने क्लाइंट के लिए टैक्स प्लानिंग की, अब वो बाद में सपोज कोई नया सर्कुलर आ गया, कोई नई नोटिफिकेशन आ गई, कोई नई अमेंडमेंट आ गई, तो आपकी टैक्स प्लानिंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस नई जो नोटिफिकेशन या अमेंडमेंट आई है उसके अकॉर्डिंगली अपने उस टैक्स प्लानिंग को उसके एटपार ला पाए। नहीं तो क्या होगा, इरिटेशन वाली सिचुएशंस अराइज होंगी, तो वो ना हो इसके लिए जरूरी है कि जो टैक्स प्लानिंग की गई है वो कोई भी अगर स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट आई है तो नलिफाई ना हो जाए, मतलब खराब ना हो जाए। इसलिए जो टैक्स प्लानिंग है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि अगर कोई नया चेंज आता है तो अकॉर्डिंगली आप अपने क्लाइंट के लिए की गई प्लानिंग में सूटेबल चेंज कर सकें। और इसके लिए जरूरी है कि जो भी चेंजेस आते हैं वो भी टैक्स प्लानर के नोटिस और नॉलेज में हो। तो ये सारी बातें फ्रेंड्स जो हम डिस्कस करके आए ना वही आपको सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में प्रोवाइड करनी थी। तो ओके, तो सक्सेसफुल टैक्स प्लानिंग माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए दो टेस्ट जो अभी मैंने आपको ये रिफ्रेश भी कराए। हाँ, फर्स्ट टेस्ट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ लॉ, राइट, अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ भी होनी चाहिए, जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है उनके सामने टैक्स प्लानर डिफीट ना कर सके। सेकंड टेस्ट वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला, राइट, वो चीजें आपको केवल थ्योरेटिकल नेचर की याद देनी थी। अब आइए एक हम थोड़ा जो आपको डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड जो एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया था मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए जनवरी 21 का क्या यहां पर आपको प्रोवाइड किया गया इस क्वेश्चन में, आदित्य कंपनी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, द मशीनरी इज ओन्ड बाय इट
have become old and obsolete. The company wants to know whether to replace machineries by borrowing loan or buy the finished goods from open market and sell in its brand name. Relevant details are as under. Cost of machinery if acquired rupees 500 lakhs. The company has own funds of rupees 200 lakhs and would borrow 300 lakhs from bank at the rate 9% per annum interest to buy the machinery. The sales would be to 2500 lakhs with net profit of 15% before tax. In case the company decided to buy the and sell the goods, the margin of profit would be 5%. The funds so retained would earn interest income of 9% per annum. Note, ignore other commercial consideration, GST, input credit, etc. Assume tax rate of 30%. Ignore such charges. Advise the company suitably supporting your views. तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी को एक्चुअली जो मशीनरी है वो मशीनरी उन्हें क्या परचेज कर लेना चाहिए और उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करके सेलिंग को अंजाम देना चाहिए। एक तो ये यहां पर उनके पास ऑप्शन है कि वो मशीन परचेज करके गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सेल करें, और दूसरा वो मशीन परचेज ना करें बल्कि ट्रेडिंग में आ जाए कि वो फिनिश्ड गुड्स खरीदे और आगे बेचें। राइट अच्छा, ये उनके पास में दो ऑप्शन है। अब इनको क्या करना चाहिए हमें ये यहां पर बताना है। तो देखिए, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां पर दिया गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब इससे पहले जो भी खर्चे वर्चे हैं वो सारे लेस हो चुके होंगे, राइट ना। इससे पहले जो भी इंटरेस्ट, डेप्रिशन, जो भी सब कुछ है वो लेस हो रखा होगा, क्योंकि बस केवल टैक्स लेस नहीं हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया गया है, राइट। अच्छा, यहां जो टर्नओवर है वो 2500 लैक्स की है। अगर ये गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उस केस में इनको पीवीटी आएगा 15%। तो हम कह सकते हैं कि 2500 लैक्स का जो 15% है वो यहां पर जो प्रॉफिट है दैट इज 375 लैक्स, वो यहां पर आ जाएगा, राइट। यहां पर 375 लैक्स का जो प्रॉफिट है वो यहां पर आ जाएगा। लेकिन जब वो ट्रेडिंग में जाएंगे तो केवल 5% प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो फिर इस केस में उनको जो प्रॉफिट है वो केवल 125 लैक्स रुपीस रह जाएगा। पक्की बात है। तो यहां अगर ये मशीनरी परचेज करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग में 15% का प्रॉफिट है, ओके, और ट्रेडिंग में केवल 5% का प्रॉफिट है। ये हमने ये पर्टिकुलर सभी यहां पर केवल यूज किए। अच्छा, अब सुनिए, ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है इसमें अगर मैं इनफ्लो की बात करूं तो अगर ये ट्रेडिंग करेंगे तो इनके पास में जो 200 लैक्स का फंड है इसको वो आगे इन्वेस्ट करके 9% इंटरेस्ट कमा पाएंगे, है ना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में इनकम नहीं होगी, मैं इनफ्लो की अभी यहां बात कर रहा हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग में ये इनकम नहीं होगी, ट्रेडिंग में हो जाएगी कि 200 लैक्स जो उनका सरप्लस फंड बचेगा उस पर वो 9%, 200 लैक्स का माय डियर फ्रेंड्स 9%, 18 लैक्स रुपीस का वो इंटरेस्ट इनकम अर्न कर पाएंगे, राइट। अच्छा, तो ये जो केस बना है इसमें देखिए, अगर वो ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो 300 लैक्स रुपीस का मनी बोरो करेंगे, 200 लैक्स अपना लगा देंगे, 300 लैक्स का मनी बोरो करेंगे, उस पर इंटरेस्ट जाएगा। तो जो भी इंटरेस्ट जाएगा वो तो ऊपर पीवीटी से पहले लेस हो ही चुका होगा ना, पीबीटी से पहले लेस होकर ही तो ये प्रॉफिट रेट वगैरह है वो पिक्चर में आए होंगे, राइट। तो यहां इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो इनकम मैन्युफैक्चरिंग के केस में जो रिसीट्स होंगी वो 375 लैक्स की होंगी, और ट्रेडिंग के केस में जो रिसीट्स होंगी वो हम कह सकते हैं 143 लैक्स की हमें नजर आएंगी, राइट। अच्छा, यहां अब अगर मैं टैक्स की स्थिति अगर यहां पर देखूं तो फ्रेंड्स जो टैक्स यहां जाएगा वो एक्चुअली टैक्स का जो रेट है वो हमें दिया गया है कितना, 30% एज्यूम करना है, सरचार्ज से इसको इग्नोर कर देना है। तो 375 लैक्स का जो 30% टैक्स है वो 112.5 लैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हमसे कोई पूछे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पर क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माय डियर फ्रेंड्स 262.5 लैक्स बचेगा। और इधर जो 143 लैक्स है इस पर 30% से अगर मैं चेक करूं तो जो टैक्स जाएगा वो 42.9 लैक्स जाएगा। तो कोई अगर हमसे यहां पूछे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बचेगा तो 100 लैक्स 10,000 केवल बचेगा, राइट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां मैन्युफैक्चरिंग के केस में ज्यादा है। अच्छा, एक और बात कि अगर ये 500 लैक्स रुपीस की मशीनरी परचेज करेंगे तो 500 लैक्स रुपीस की मशीनरी पर 15% नॉर्मल डेप्रिशिएशन,
हाँ 15% नॉर्मल डेप्रिशिएशन दैट इज 75 लैक्स और 20% एडिशनल डेप्रिशिएशन, राइट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो फर्स्ट ईयर में 20% एडिशनल डेप्रिशिएशन भी मिल जाएगा। तो 175 लैक्स रुपीस का जो टोटल डेप्रिशिएशन है वो लेस हो रखा होगा, पक्की बात है। 175 लैक्स का जो डेप्रिसिएशन है वो ऊपर लेस हो रखा होगा। तो यहां इस केस में माय डियर फ्रेंड्स अगर मुझसे कोई नॉन कैश प्रॉफिट पूछे तो मैं डेप्रिसिएशन में कोई आउटफ्लो तो होता नहीं, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है। तो जो 175 लैक्स रुपीस का ये जो अमाउंट है 175 लैक्स रुपीस का माय डियर फ्रेंड्स ये जो अमाउंट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है एक्चुअली इससे जो सिचुएशन यहां पर अराइज होगी कि भाई नॉन कैश एक्सपेंस है ये, है ना। तो जो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट इनके हाथ में जो बचेगा वो एक्चुअली 437.5 लैक्स का, और इधर तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं। तो जो इधर जो कैश प्रॉफिट हम कह सकते हैं एक तरह से जो बचेगा वो एक्चुअली केवल उतना ही जितना हमें यहां पर अपीयर हो रहा है वही यहां पर माय डियर फ्रेंड्स 100 लैक्स 10,000 केवल हमें नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं जो कैश प्रॉफिट है ओके, क्योंकि डेप्रिसिएशन में कोई एक्सपेंस तो कैश में होता नहीं है, मतलब डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस नहीं, आपको पता है नॉन कैश एक्सपेंस है, राइट। तो यहां इस केस में बेटर क्या है कि कंपनी को मशीन परचेज कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ज्यादा है और कैश प्रॉफिट भी वहां पर ज्यादा बच रहा है। आप देखिए जरा प्लीज, तो जो कैश प्रॉफिट है वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग के केस में कहीं ज्यादा है, बाय एंड सेल वाले ट्रेडिंग वाले केस में कम है। इसीलिए कंक्लूजन हम यही देंगे कि भाई आपको मशीन रिप्लेस कर लेनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए बजाय ट्रेडिंग के, राइट ना। आइए जरा अब मैं आपको ले आया हूं नवंबर 2018 का जो क्वेश्चन रहा है उसमें देखिए थ्योरेटिकल नेचर का क्वेश्चन है। एग्जामिन एंड स्टेट द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय गिविंग ब्रीफ रीजन और कंटेंट्स देयरऑफ। क्या टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट डिफाइंड इन टैक्सिंग स्टैट्यूट, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट में अप टू सेक्शन 298 कहीं पर भी टैक्स अवॉइडेंस डिफाइन नहीं किया गया है। हाँ, इट इज द आउटकम ऑफ द एक्शंस टेकन बाय द SASSI, नन ऑफ विच और नो कॉम्बिनेशन ऑफ विच इज इलीगल और फॉरबिडन बाय द लॉ एज सच। बिल्कुल सही है ये बात कि हां जो टैक्स पेयर होता है अससी होता है वो इस तरह से एक्शन लेता है, अपने ट्रांजैक्शन को इस तरह से प्लान करता है जिससे कि कोई इलीगलिटी पिक्चर बनाए, लॉ का कोई वायलेशन पिक्चर बनाए। हां, The international literature tends to describe the tax avoidance in many ways. If yes, state briefly ways of tax avoidance. तो पहले तो ये बात क्लियर है, ये बिल्कुल सही है कि हाँ ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि टैक्स अवॉइडेंस को टैक्सिंग स्टैट्यूट में मतलब एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, और वास्तव में ये टैक्स पेयर के द्वारा इस तरह से अपने एक्शन को प्लान किया जाता है जिससे लॉ का वायलेशन भी ना हो और उसका टैक्स बच जाए। और इंटरनेशनल लिटरेचर भी हाँ कई तरीके से टैक्स अवॉइडेंस को डिफाइन करता है। किस तरह से, जैसे टैक्स अवॉइडेंस क्या है वास्तव में, ये एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लॉ है। इसमें क्या होता है, लीगल प्रोविजंस का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। एक्चुअली लॉ की जो लैकिंग्स होती हैं, लॉ के जो लैक्यूनाज होते हैं, उन लैक्यूना को ढूंढकर निकालकर टैक्स पेयर उससे अपना जो टैक्स है वो बचा जाते हैं। हाँ, कोई टैक्स पेयर अपना टैक्स बचाने के लिए, अपने टैक्स बेनिफिट को बढ़ाने के लिए लॉ में दिए गए लैकुना को ढूंढ के वो अपना जो टैक्स है वो बचा पाता है। तो लॉ का ब्रेकिंग भी नजर नहीं आता कि भाई लॉ कोई ब्रेक भी नहीं हुआ है, राइट। लेकिन लॉ मेकर की इंटेंशन के अकॉर्डिंगली बेनिफिट भी पास ऑन नहीं होता है। लेकिन SASSI तो यही कहता है कि देखो मैंने लॉ तो कोई तोड़ा नहीं है, इसलिए बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। फिर उस लॉ को प्लग करने के लिए, उस लूपहोल को प्लग करने के लिए लॉ में अमेंडमेंट लाने की आगे जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी उस स्टेज की हमसे यहां बात नहीं पूछी जा रही है, हमसे तो बस ये यहां पर कहा जा रहा है कि किस तरह से इसको नॉर्मली ट्रीट किया जाता है। तो टैक्स अवॉइडेंस इन्वॉल्व्स अ लीगल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टैक्स लॉज टू वंस ओन एडवांटेज। कोई SASSI अपने खुद के एडवांटेज के लिए लॉ को जब एक्सप्लॉयट करता है, एवरी अटेम्प्ट बाय लीगल मींस टू प्रिवेंट और रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी व्हिच वुड अदरवाइज बी इनकर्ड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ सम प्रोविजंस और लैक ऑफ प्रोविजंस इन लॉ। ओके, हां, एन अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू सोलली और primarily for the purpose of obtaining a tax advantage. Taxpayer considers it their legitimate right to arrange their affairs in a manner as to pay the least tax possible.
हाँ, टैक्स पेयर तो अपना राइट ये सोचता है कि भाई मैं तो इस तरह से अपने अफेयर्स को मैनेज करूंगा, अरेंज करूंगा जिससे मेरा कम से कम टैक्स जाए। इसमें वो लॉ को एक्सप्लॉइट करते हैं, लॉ की लैकिंग ढूंढ कर वो अपने टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। यही टैक्स अवॉइडेंस ट्रीट किया जाता है। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको डिफाइन और ट्रीट किया जाता है। आइए जरा अब मैं आपको ले आया हूं मई 2023 के एक्सेप्शनल क्वेश्चन में। यस माय डियर फ्रेंड्स, आइए क्या यहां पर आपको दिया गया है, देखिए जिस तरह के हमने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस वगैरह डिस्कस किए थे उन्हीं पर बेस्ड आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस वुड बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ टैक्स लॉस। यस, इन लाइट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस कमेंट ऑन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अलोंग विद रीजंस फॉर योर आंसर। पहला स्टेटमेंट, द रेशियो डिसेंडिंग द रैशनल फॉर डिसाइडिंग अ केस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज एब्सोल्युटली बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल्स एंड अथॉरिटीज। However, the lower courts, tribunal and authorities are not bound by obiter dicta, that is additional remarks or things said by the way or of Supreme Court decision। क्या ये सही है? मतलब क्या कहना चाहता है ये स्टेटमेंट कि जो भी हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल और इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, मतलब जो भी लोअर कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट की कंपैरिजन में तो जो भी अदर कोर्ट्स है वो लोअर कोर्ट ही बनेंगे। हाँ, तो जो भी लोअर कोर्ट्स लाइक हाई कोर्ट वगैरह, ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अथॉरिटीज वगैरह है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उस डिसीजन का जो बेस उन्होंने बनाया था, हाँ, वो रेशियो डिसेंडी दैट इज रैशनल फॉर डिसीजन, उससे तो वो लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटीज बाइंडिंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बाय द वे जो चीजें कही हैं, जो एडिशनल रिमार्क्स एंड थिंग्स दी हैं, हाँ, उन वो लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटीज पर बाइंडिंग नहीं होगा। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो जो कह दें वो एक तरह से लॉ है। सुप्रीम कोर्ट जो टॉप लेवल अथॉरिटी है वो तो जो कह दें वो इनफैक्ट लोअर अथॉरिटी के लिए एक तरह से लॉ है। हाँ, तो इस केस में यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो डिसीजन दिया उसका जो बेस लिया केवल उससे लोअर अथॉरिटी बाइंडिंग होंगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो एडिशनल रिमार्क्स और थिंग्स अपनी जजमेंट में जो शो की हैं उनसे लोअर अथॉरिटीज बाउंड नहीं होंगी, यह कहना बिल्कुल गलत है। ओके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो जो कह देते हैं वो लोअर अथॉरिटीज पर बाइंडिंग बनता है। नाउ वेयर देयर are two irreconcilable decision of two benches of similar strength of Supreme Court, the decision with more detailed discussion on the subject shall prevail। क्या ये सही है ना? बिल्कुल सही नहीं है। सर ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जहां पर दो डिसीजंस अगर आए हैं तो लेटेस्ट डिसीजन शैल प्रिवेल। हाँ, लेटेस्ट डिसीजन शैल प्रिवेल। अब यहां क्या हो रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच में सपोज सुप्रीम कोर्ट की दो बेंच थी, उन बेंचेस में सपोज दो जज थे और दो जज वाली बेंच, मतलब सिमिलर स्ट्रेंथ, मतलब ईच बेंच में जितने जज थे, हाँ, सिमिलर जजेस, नंबर ऑफ जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने डिसीजन जो दिए उनमें से जो डिटेल डिसीजन है वो प्रिवेल करेगा ना, जो लेटेस्ट डिसीजन है वो प्रिवेल करेगा, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। देन लोअर कोर्ट्स आर बाउंड बाय द decision of Supreme Court. The only exception to this principle is the judgment passed by the Supreme Court per incuriam, that is without referring the statutory provision। फिर वही बात, अरे सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा है, कोई डिसीजन दिया है तो अपने इंटेलेक्चुअल यूज करके उन्होंने वो डिसीजन दिया होगा, लोअर कोर्ट पर वो बाइंडिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपने डिसीजन में अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन को रेफर नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने जो कहा अपने इंटेलेक्चुअल यूज करके जो उन्होंने डिसीजन दिया लोअर कोर्ट पर वो बाइंडिंग कहलाएगा। उन्होंने अगर अपनी जजमेंट में अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन रेफर नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोअर कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है, बात खत्म। देन लोअर अथॉरिटीज में डेविएट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखिए जरा, लोअर अथॉरिटीज में डेविएट विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट विद इन हुज जुरिडिक्शन दे फंक्शन ओनली इन अ सिचुएशन टू keep the issue alive where the department has not accepted the said decision and has taken the matter to the Supreme Court। अब ये देखो क्या बात हो रही है, हाई कोर्ट ने अगर एक डिसीजन दे दिया, चलो डिपार्टमेंट उससे एग्रीड नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील फाइल भी कर दी है, वो इशू सपोज अभी अलाइव है, सुप्रीम कोर्ट में वो अपील में चला गया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक तो हाई कोर्ट का डिसीजन ही प्रिवेल करेगा ना।
तो लोअर अथॉरिटीज हाईकोर्ट का अगर डिसीजन आया है, भले ही उससे वो एग्री नहीं करती, भले ही उससे डेविएट करती हैं, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के पास में अपील लेकर उससे चली जाती हैं, लेकिन ऐसे केस में अभी ऑन रिकॉर्ड क्या है, हाईकोर्ट का डिसीजन ऑन रिकॉर्ड है। अब आप ये कहो कि ऐसे केस में लोअर अथॉरिटीज हाईकोर्ट के डिसीजन को साइड करके अपना जो एक्ट है वो कर सकती हैं, क्या ये सही कहलाएगा? क्या नहीं, बिल्कुल सही नहीं कहलाएगा। अगर सपोज हाई कोर्ट ने कह दिया कि एक्सपेंस भी अलाइबल था, अलाइबल है, अलाइबल रहेगा, डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में वो चले जाएं, लेकिन अभी करेंटली जो भी एक्सपेंस फी की डिडक्शन मांगेंगे आप उनको डिसअलाउ करते हुए ऑर्डर नहीं बना सकते। इनकम टैक्स अथॉरिटीज के हाथ इसको लेकर नहीं खुल जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी अलावेंस की रूलिंग दे रखी है। राइट ना फ्रेंड्स? तो इस सिचुएशन में भले आप आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले जाएं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक आप ये चाहें कि हम तो अपनी मनमर्जी का काम करेंगे ना, लोअर अथॉरिटीज कैन नॉट पास ऑर्डर which are inconsistent with the decision of the high court within whose jurisdiction they function even for the purpose of keeping the issue alive. राइट फ्रेंड्स? तो चारों ही हमने जो चीजें यहां पर डिस्कस की वो आपको क्लियर होनी चाहिए। और आइए एक और थ्योरेटिकल नेचर का जो क्वेश्चन है वो मैं रखता हूं। सितंबर 23 एमटीपी का जो पार्ट हमें देखने को मिला था, एग्जामिन the doctrine of form and substance in the context of tax planning। अरे याद कीजिए फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म एंड सब्सटेंस की वहां पर बात भी की थी। यस फ्रेंड्स, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म एंड सब्सटेंस की हमने वहां पर बात की थी। हमने क्या डिस्कस किया था? एक्चुअली जो सर्टेन प्रिंसिपल्स इस रिलेशन में हमें देखने को मिले थे, एक्चुअली जो जनरल रूल रहा है, जो पुराना अब हो गया है, गार से पहले जनरली जो मैन पिक्चर में रहता था, देखिए कि हां, फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ जेन्युइन ट्रांजैक्शन। मतलब क्या? सुनिए जरा प्लीज, मैं आपको रिकॉल कराता हूं ये बात कि अगर सपोज कोई ट्रांजैक्शन जिस फॉर्म में किया गया है, लीगली वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, ठीक है, मतलब किसी ट्रांजैक्शन को लीगली किसी फॉर्म में अंजाम दिया गया है और उस फॉर्म में वो टैक्स के लिए लायबल भी बनता है, और उस ट्रांजैक्शन को किसी अनदर फॉर्म में भी अंजाम दिया जा सकता है, वो भी इक्वली लीगल कहलाएगा, लेकिन उस केस में उस ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स लेबिएबल नहीं सपोज बन पाएगा। तो ऐसे केस में हम फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन को बेस बनाएंगे, ट्रांजैक्शन फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन के बेस पर कि अगर सस्सी ने किसी ट्रांजैक्शन को इस फॉर्म में अंजाम दिया है जो लीगल अपीयर हो रहा है, और अगर वो टैक्स के लिए लायबल नहीं बन रहा है, तो ठीक है, टैक्स आप मत दो। लेकिन ये केवल जेन्युइन ट्रांजैक्शन के केस में पॉसिबल होगा, और ये गार से पहले ज्यादा पिक्चर में रहता था, क्योंकि गार के प्रोविजंस आ जाने के बाद में अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म की जो थीम है वो पिक्चर में लाई जाती है। तो पहले जो पुराना एक केस हुआ करता था माय डियर फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट का, एक्चुअली जो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है उनके केस में देखिए ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है क्या, कि जहां पर एक ट्रांजैक्शन को आपने इस तरह से अरेंज किया जो लीगल है, लेकिन उसमें इनकम टैक्स लायबिलिटी आ सकती है, जबकि अगर उसी ट्रांजैक्शन को किसी अनदर फॉर्म में अगर अंजाम दिया जाए जो इक्वली लॉफुल होता, और उस केस में हो सकता है कि वो टैक्स के लिए लायबल नहीं बन पाता। तो ऐसे केस में वो ट्रांजैक्शन टैक्स के लिए लायबल होगा या नहीं, तो आप फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन के बेस पर जो डिसीजन है वो ले सकेंगे, ना कि सब्सटेंस के बेस पर। लेकिन मैं आपके साथ में ये बात भी डिस्कस करके आ चुका हूं ना, ये तो एक पुरानी रूलिंग थी फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ यहां पर आपको इनफैक्ट रिफ्रेश कराई, क्योंकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का वो पार्ट रही है। लेकिन मैं आपको ये वाली बात भी रिकॉल करा देता हूं कि गार के जो प्रोविजंस है वो अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म की थीम पर बेस्ड इनेक्ट किए जा चुके हैं, है ना फ्रेंड्स। तो अब ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है, इसमें देखिए इंस्टीट्यूट ने भी अपने इस एमटीपी के आंसर में उसका भी जो जिक्र है वो किया। देखिए उन्होंने अब कि हां अब गार के जो प्रोविजंस हैं वो असेसमेंट 17-18 से पिक्चर में आ चुके हैं। तो बेसिकली यस फ्रेंड्स, यहां पर देखिए आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म एंड सब्सटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, आप डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म एंड सब्सटेंस को एग्जामिन कीजिए। तो जो कोर्ट के द्वारा सर्टेन प्रिंसिपल्स एनंसिएट किए गए, ये जो कि कोई भी वेदर इट इज अ फॉर्म और सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या इनकम टैक्स मैटर पर प्रिवेल करेगा। तो फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ जेन्युइन ट्रांजैक्शन, जैसा मैंने अभी आपको रीड भी
क्लियर आया? हाँ, वही चीज आपको यहां पर प्रोवाइड की गई है कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन के केस में ये रूल अप्लाई हो सकता है कि फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन के बेस पर जो डिसीजन है वो लिया जा सकता है, लेकिन अब सब्सटेंस और फॉर्म वाले जो गार के प्रोविजंस है वो भी पिक्चर में आ गए हैं, उनको भी हमें टेक केयर करने की जरूरत पड़ेगी। और मेनली जो ट्रू लीगल रिलेशन है वो क्रूशियल होता है टैक्सेबिलिटी के लिए, कि हां इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए ये ओपन है कि वो किसी ट्रांजैक्शन को आप किस तरह से दिखा रहे हैं, हां उसको हटाकर टू पियर्स द कॉर्पोरेट वेल, उसको हटाकर वो एक्चुअली रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस को देखें कि वास्तव में इस ट्रांजैक्शन के पीछे जो रियलिटी है वो क्या है। टैक्सिंग अथॉरिटी एंटाइटल्ड है किसके लिए, कि वो किसी ट्रांजैक्शन का जो ट्रू लीगल रिलेशन है वो चेक करें, बेस बनाएं। ट्रू लीगल रिलेशन अराइजिंग फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन अलोन डिटरमाइंस द टैक्सेबिलिटी ऑफ अ रिसीट अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। तो मतलब क्या कि हां फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन जेन्युइन ट्रांजैक्शन के केस में कंसीडर किया जा सकता है, अदरवाइज सब्सटेंस और फॉर्म की थीम ही लगेगी। और जो ट्रू लीगल रिलेशन है वो क्रूशियल एलिमेंट है टैक्सेबिलिटी के लिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है ये वाली बात कि जो सब्सटेंस है अब गार के प्रोविजंस आ जाने के बाद में वो रेलिवेंट है, ना कि फॉर्म। हां जेन्युइन केस में आप फॉर्म पर जा सकते हो, लेकिन नॉर्मली अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म की थीम है। सब्सटेंस मतलब जो एक्चुअल नेचर ऑफ एक्सपेंस है। अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया तो केवल यह फैक्ट कि आपने एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया है, मतलब बैंक से पेमेंट आपने ट्रांसफर कर दिया, तो हो सकता है कि बिलो द टेबल आप कैश के तौर पर अपना पैसा वापस ले ले सामने वाले से, हां तो उससे यह प्रिक्लूड नहीं हो जाता, उससे यह फाइनल नहीं हो जाता कि उससे वो एक्चुअल पेमेंट डिपार्टमेंट को प्रिक्लूड नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि वो उस पेमेंट के एक्चुअल नेचर को इंक्वायर करने से डिपार्टमेंट को प्रिक्लूड मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। क्या कहना चाहता है ये केस लॉ कि अगर राम ने श्याम को अगर कोई पेमेंट दिखाई है, पेमेंट की एंट्री बैंक से रूट हुई है, राम अब ये कहें कि मैंने सिंस इस अमाउंट का एक्चुअल पेमेंट किया है इसलिए अब आप इस एक्सपेंस की इंक्वायरी नहीं कर सकते, ये तो मेरा जेन्युइन एक्सपेंस है, इसकी तो अलावेंस आपको मुझे देनी ही पड़ेगी। तो किसी भी पेमेंट का केवल किया जाना मतलब केवल अकाउंट ट्रांसफर या एक्चुअल पेमेंट दिखाया जाना किसी एक्सपेंस की जेन्युइननेस प्रूव नहीं कर देता। डिपार्टमेंट को उस एक्सपेंस को इंक्वायर करने से वो प्रिक्लूड मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से कोई भी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, ये डिटरमाइन करने के लिए डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि वो उस एक्सपेंडिचर का केवल फॉर्म बेस ना बनाए, कि हां वो एक्चुअली उसका सब्सटेंस देखें कि जो एक्सपेंस हुआ है उस एक्सपेंस से क्या एंड्यूरिंग नेचर का बेनिफिट एसएससी को मिल रहा है क्या, हां तो फिर वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर उन्हें ट्रीट करना चाहिए। उस एक्सपेंडिचर से उन्हें केवल अप टू 1 ईयर का बेनिफिट अगर मिल रहा है तो वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाना चाहिए। उन्हें केवल फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन तक जाकर उस एक्सपेंडिचर का कैपिटल या रेवेन्यू का जो नेचर है वो डिटरमाइन करना होगा। ओके, तो ये जो सब्सटेंस और फॉर्म को लेकर जो कुछ बातें फ्रेंड्स हम वहां डिस्कस करके आए भी थे अपने इस कॉन्सेप्चुअल सेशन में, यस माय डियर फ्रेंड्स, वो मैंने केवल और केवल आपके सामने अभी यहां पर ये रखी। देखिए जरा प्लीज, तो यही सारी बातें थी जो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म एंड सब्सटेंस वाले इस डिस्कशन में की थी। ये जो देखिए ये जो अभी लास्ट के जो 2 पॉइंट्स थे वो यही आपके सामने यहां पर थे। अब आइए जरा मैं आपके साथ में एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर को लेकर अब डिस्कस करने जा रहा हूं। काइंडली देखिए, मिस्टर धावल एज्ड 45 इयर्स इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स एट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-26 ही मेड अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन in equity shares of rupees 10 lakhs till 20th March 2026. He was holding 1000 equity shares of SPR Limited purchased on 1st January 2026 at rupees 500 per share. The market price of it was rupees 200 per share on 31st March 2026. Mr. Dhaval sold all the shares of SPR Limited on 31st March 2026 and purchased the same quantity of these shares back on 1st April 2026. He did it so that his short term capital gain, वो ये जो 10 lakhs का था, may reduce by rupees 3 lakhs for previous year 25-26. Is it a tax planning or tax evasion? तो पहले तो जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो मिस्टर धावल है
इन्हें हाँ प्रीवियस ईयर 25-26 में अदरवाइज 10 लाख रुपीस का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो अर्न हुआ है। अब वैसे तो धावल को 10 लाख के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ता, लेकिन उन्होंने क्या किया यहां, उन्होंने जो 500 रुपीस पर एसपीआर लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे, उन्होंने उन 1000 शेयर्स की होल्डिंग भी उनके पास में आगे कंटिन्यू रह पाए और वो 200 रुपीस पर शेयर तक इसका प्राइस चला गया है, तो 300 रुपीस का लॉस भी बुक कर पाए। इसके लिए उन्होंने एक दिन के लिए 31 मार्च को उन शेयर्स का जो सेल है वो दिखाया। इससे क्या हुआ, इससे जनवरी में खरीदे गए शेयर्स मार्च में जब बिके तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया और वो पर शेयर 300 रुपीस पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर्स पर 3 लाख रुपीस का जो लॉस है वो बुक कर पाए। इससे क्या होगा, इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट करके नेट जो कैपिटल गेन उनका टैक्स के लिए ऑफर होगा वो 7 लाख रुपीस होगा, राइट। हाँ, इस पर नॉर्मली वो टैक्स पे करने के लिए लाइबेबल कहलाएंगे। ओके, तो अब ये जो मिस्टर धावल हैं, उन्होंने वो 1000 शेयर्स आगे उनके पास में एसपीआर लिमिटेड के कंटिन्यू रहे, इसलिए उन्होंने नेक्स्ट डे ही उन शेयर्स को वापस से खरीद लिया है। ओके राइट, तो यहां आगे जब वो उन शेयर्स को बेचेंगे तब उन्हें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 200 रुपीज अलाउड होगा, लेकिन वो तो फ्यूचर की बात है, हम तो प्रेजेंट में जिएंगे। अभी की हम बात करें प्रीवियस 25-26 की, अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर 25-26 में मिस्टर धावल ने जो प्राइस रिडक्शन एसपीआर लिमिटेड के शेयर्स में 500 से 200 तक गया, उस 300 रुपीज के प्राइस रिडक्शन का जो बेनिफिट है वो एंजॉय करने के लिए अगर उन शेयर्स का 31 मार्च को ट्रांसफर कर दिखाया तो ये क्लियर कट एक टैक्स प्लानिंग का केस कहलाएगा। यहां इस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स हम यही कहेंगे कि जो ये मिस्टर धावल हैं उन्होंने क्या किया है, 10 लाख रुपीस तक का अदरवाइज जो कैपिटल गेन था वो 7 लाख पर अगर वो ले आए हैं, इस सेल से जो एसपीआर लिमिटेड के 1000 शेयर्स की उन्होंने जो दिखाई है, ये क्लियर कट केस यहां पर टैक्स प्लानिंग का कहलाएगा। इसे एक्चुअली इंटरनेशनली इसे कहा भी जाता है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, मतलब टैक्स पर्पस के लिए धावल ने एक लॉस यहां पर जो 31 मार्च को प्राइस रिडक्शन उन्हें अपीयर हुआ था अपने इन्वेस्टमेंट का, उस प्राइस रिडक्शन का बेनिफिट एंजॉय करने के लिए उन्होंने उससे एक लॉस अपना उनका क्रिएट हो सके, जिससे उनका अदरवाइज जो गेन पर टैक्स जाता है वो बच जाए। तो ये क्लियर कट यहां पर टैक्स प्लानिंग का केस माय डियर फ्रेंड्स ट्रीट किया जाएगा। तो मिस्टर धावल ने इनकम टैक्स एक्ट का कोई प्रोविजन और कोई लॉ थोड़ी ना ब्रेक किया है, उन्होंने तो अपने अदरवाइज गेन पर जाने वाले टैक्स को बचाने के लिए उन्होंने बस केवल और केवल इस प्राइस रिडक्शन का जो बेनिफिट है वो यहां पर एंजॉय किया है। तो सर्टेनली इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फिट केस ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो हां, अब मैं कह सकता हूं कि मुझे गार, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन वगैरह से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आपके साथ इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करने थे, वो हमने इन ऑल यहां पर डिस्कस एंड कंप्लीट किए। मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में एडवांस रूलिंग से रिलेटेड जो बेहतरीन क्वेश्चंस उन सभी को डिस्कस करने के लिए। तब तक गुड बाय टू यू, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट टू यू।